कि आप लोग जो है पढ़ाई का एक तरीका ये अपनाओ कि जैसे डेली बेसिस पे आप चाहे थोड़ा सा कम पढ़ो, मैं ये नहीं बोलती कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा हैबिट पे इनकलकेट करने की कोशिश करो कंसिस्टेंसी को, कि आपको ये बनाना है कि मेरे को स्कूल और कोचिंग के अलावा 4 घंटे, अगर दोनों चीज जा रहे हो तो आपके लिए 4 घंटे भी इनफ है, ठीक है, 3 से 4 घंटे। आप एक जगह जा रहे हो, कहीं आपने छुट्टी ली है स्कूल की, आपने क्लास कहीं मिस किया है कि आपको लग रहा है वहां पढ़ाई नहीं हो रही आज, तो आपको कम से कम 6 घंटे देने हैं, 7 घंटे देने, मतलब आप एक है ना रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। मैंने ना बहुत से बच्चों से बात की एंड व्हाट आई फील कि वो क्या होता है, एक दिन तो बहुत हाईली मोटिवेटेड कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, फिर एक दिन इतने डिमोटिवेटेड कि कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का। होता है ऐसा आप लोगों को? मैंने कुछ बच्चों से बात की एंड दे वर दिस थिंग कि मैम ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम रोज नहीं पढ़ पाते, किसी दिन तो हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और किसी दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। दिस थिंग हैपन टू यू ऑल ना, तो इसका एक सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन क्या है, ये ना एक आदत अपनी बनानी शुरू करो कि विदाउट मूड भी पढ़ना है। पढ़ाई के लिए ना मूड नहीं, हम मूड के हिसाब से नहीं चल सकते, मूड का ऐसा है आज होगा कल नहीं होगा। अब बिना मूड के पढ़ने के लिए क्या चीज हेल्प कर सकती है, क्योंकि जब मूड नहीं होता तब तो मूड नहीं होता ना, तब पढ़े कैसे हम, हमारा तो मूड नहीं है पढ़ने का, तब कैसे करें हम? तो उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, आप लोग सोने से पहले ना अपना टारगेट डिसाइड करके सोआ करो कि मेरे को अगले दिन जब मैं उठूंगी तो मेरे को ये चीजें पढ़नी है, ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ऐसा थोड़ा सा टारगेट बना के सोओगे तो नेक्स्ट डे आपके दिमाग मूड के अलावा एक चीज रहेगी कि यार मेरे को आज ना ये चीजें कवर करनी है। मतलब आप, हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड बिल्कुल कैसे काम करता है, हमारे माइंड का जो अगर न्यूरोलॉजिकल साइंस आप पढ़ोगे, माइंड के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हमारा दिमाग जो है वो क्लैरिटी को पसंद करता है। जब आप इसे क्लैरिटी, चीजों को क्लियर करते हो ना, दिमाग को जब आप चीजें एकदम क्लियर बताते हो, जैसे आपने अपने आगे डेडलाइन रख दी, 15 को एग्जाम है, फिर आपकी पूरी फिजिक्स 15 तक तैयार हो जाएगी। एक बार कैसे होगी, क्योंकि आपके एग्जाम के आगे आपने एक डेडलाइन रख दी 15 फैब। अब एग्जाम को, माइंड को बिल्कुल क्लियर पता है भाई 15 फरवरी को फिजिक्स का टेस्ट है तो है। अब इसमें मूड कुछ नहीं करेगा, आपको पता है मूड है या नहीं है, भाई पढ़ना है क्योंकि 15 को टेस्ट है, मैं कैसे देके आऊंगी, मेरा फाइनल पेपर है, आपके दिमाग को क्लियर पता है, वहां आपका मूड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन साल भर मूड कितनी बार डिस्टर्ब करता है, कभी मूड होता है कभी नहीं होता, कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, कभी पढ़ रहे हैं हम कभी नहीं पढ़ रहे हैं। साल भर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे माइंड को हम बोलते को पढ़ना है वो पढ़ ले चुपचाप, क्योंकि उसको चीजें क्लियर नहीं है। रात को जब हम टारगेट्स लिखते हैं, गोल्स लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग को एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि आपको ये चीज करनी है सुबह उठ के। अब उसको पता है बस कि मेरे को सुबह उठ के ये काम करना है, कल कल में ये काम फिनिश करना है। ब्रेन स्टैम को बोलते हैं बच्चे। हाँ वही मैं उसी उसी के लिए मैं बता रही हूँ, उसी के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें ये चीजें भी सीखनी है। जैसे कि मेरा वो वाला वीडियो देखा आपने, अगर क्लास मिस किया था तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो डाला है जिसमें आई हैव शेयर्ड द स्ट्रेटेजी टू क्लियर एन एग्जाम। मैं आज भी शेयर कर दूंगी, जिस दिन मैं एंडोक्राइन का चैप्टर डिस्कस कर रही थी और आप लोगों के साथ, आप लोगों का जो मॉक हुआ था, लास्ट जो मेगा टेस्ट आपका हुआ था, जिस दिन मैंने वो डिस्कशन किया है ना, उस दिन मैंने मैंने क्योंकि मैंने मेरे बैच के हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस एनालाइज किया है, बट आई हैव सीन कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी दोबारा से, लेकिन मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाला है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ तकनीक डिस्कस करी है एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है चलो, अपन डिस्कस कर लेंगे, आज की क्लास की जब एंडिंग करेंगे ना तो खूब सारी बातें करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वी विल मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और मुझे आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि जो आप लोगों का ना सिर्फ इन दिस 11th बल्कि आपके 12th में भी काम करें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, एक मैं आप लोगों के लिए आज है ना शॉर्ट नोट्स बना के लाई हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने बोला है। बताओ भाई, बैच 10 वालों, 12 वालों, 18 वालों, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 10 बैच 10, 12 और 18 के। मैम 15 भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा हैंड रेज हो गए बच्चों के, बहुत सारे बहुत सारे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, किस बारे में बताते आ रही थी मैं? यस, शॉर्ट नोट्स के बारे में, ठीक है। ग्लोवर डाउन कर लो, दिख गए मुझे, आप सब दिख गए मुझे, है ना? सचिन, कृतिका, मेघा, इकरम, चीनू, सब दिख गए, ठीक है। बच्चों मैंने बताया था, और जो अभी जो आज आए हैं मेरे पास उन वो आप सुन लो। बेटा एक तरीका बताती हूँ, आप लोगों को ना शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ना है।
एक जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो, आप लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हो, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे ना, पढ़ा होता है आपने, लेकिन फिर भी सवाल गलत हो जाता है। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के पेपर्स देखे हैं, आप लोगों के मार्क्स देखे हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस मैंने देखे हैं। तो बट आई हैव सीन इज कि आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन मार्क्स नहीं आ पाते, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैम? जैसे ही हमारी आंखों के आगे सवाल आता है ना, 4 ऑप्शन हम देखते हैं और 4 ऑप्शन में हमें ना लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, सभी ठीक लगते हैं, सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं मैडम मेरे को तो चारों ठीक लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो बेटर कंडीशन में होंगे, जो मुस्कान से थोड़ा बेटर कंडीशन में होंगे, उनको क्या लगेगा कि मैम 4 में से ना 2 तो गलत लग जाते हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 में बहुत मेथड से कर लेते हैं, 2 तो गलत। 2 गलत कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 2 में बहुत भारी कंफ्यूजन होता है। या किसी किसी को जैसे मुस्कान कह रही है मैम हमें तो चारों में बहुत भारी कंफ्यूजन होता है। एक रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक मैं बताती हूँ आप लोगों को। चारों में मतलब कंफ्यूजन होती है, फिर जैसे तैसे करके उसमें कट ऑफ हो जाती है कि ये गलत है, ये गलत है, फिर 2 रह जाते हैं। बच्चा आपकी समस्या पता है, मेरी बात तो सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो। उसका एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है लैक ऑफ रिविजन। रिवीजन की कमी है आप लोगों में, आप लोगों ने चीजें रिवाइज नहीं कर रखी है। मुझे बताओ कौन बच्चा ऐसा है यहाँ पे जिसने एनसीईआरटी की किताब को 4 से 5 बार पढ़ डाला है अच्छे से, मतलब ईच चैप्टर? मुझे लगता पढ़ पाए होंगे। और मैं ऐसा नहीं बोल रही आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम है, खाली आया थोड़ी ना है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिर स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, टेस्ट भी तो देने हैं, कितने सारे टेस्ट होते रहते हैं बीच बीच में, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ जाती हैं बीच बीच में। तो बहुत सारे काम है। एक बार पढ़ ले मैडम उतना ही बहुत है, 4 बार पढ़ना तो हम सोच ही नहीं पाते। बेटा 4 बार पढ़ना आप नहीं, कोई भी नहीं सोच पाता। अगर आपको मैं 10 बुक्स का मटेरियल दे दूंगी, बायो की एक स्टैंडर्ड बुक, एक नोट, जो अवंतिक है वो अलग, स्कूल के स्टडी मटेरियल अलग, एनसीईआरटी अलग, ऐसा आपने ना इतना मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, इतने मटेरियल को 4 बार 5 बार पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। 4-5 बार पढ़ते कैसे हैं वो पता होना चाहिए। पहली बार आपने मटेरियल से पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ा, उसके बाद आपको देखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास में डिस्कस हुए या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोट्स में लिखवाए गए, आपको एक जगह करना है उन चीजों को, ताकि एंड ऑफ द टाइम, मतलब जब एग्जाम आने वाला हो, तब आपके हाथ में है ना एक 4 पन्नों का चैप्टर। आप 20 पन्नों के चैप्टर को 4 बार नहीं पढ़ सकते, आप 4 पन्ने के चैप्टर को 20 बार पढ़ सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप 20 पन्नों के चैप्टर को 4 बार नहीं पढ़ सकते, पर आप 4 पन्ने के चैप्टर को 20 बार पढ़ सकते हो। आपको 20 पन्नों का वो चैप्टर 4 पन्नों में लेके आना है। दैट्स योर टास्क। आज मैं आप लोगों को जैसे, क्योंकि फिर बच्चों को मैंने ये बात बताई थी, तो मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हमें आ नहीं रहे शॉर्ट नोट बनाने की, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। मुझे भी दिक्कत है इसमें तो। हाँ इसमें दिक्कत, हाँ दिक्कत आ रही है ना शॉर्ट नोट बनाने में। तो फॉर दैट रीजन मैं आप लोगों के पास एक थोड़ा सा आइडिया लेकर आई हूँ आज कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, और हम शॉर्ट नोट के थ्रू ही रिवाइज करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको पहले 1 या 2 बार अच्छे से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब बनते हैं शॉर्ट नोट्स, अदरवाइज नहीं बनते। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं? शॉर्ट नोट में पूरी गाथा नहीं लिखते अपन। अब जैसे यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रहा है, पहले ऑडियो वीडियो स्क्रीन चेक, ऑडियो वीडियो स्क्रीन चेक, थम्स अप कर दो फटाफट, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। चलो, बड़े मजेदार क्लास होने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद एक लंबी गैप लगेगी और हमारी मुलाकात में देरी हो जाएगी अब, ठीक है ना, बीच में गैप आ जाएगा हमारी मीटिंग में। तो ये समझ लो कि आज एक फाइनल टाइप से मीट हो रहा है, हमारा फाइनल क्लास हो रही है। लास्ट तक रुकना, श्योरली यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस क्लास, दिस इज माई गारंटी टू यू, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ेंगे और कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। अपने को सीखने से अपने को अच्छा सीखना। हाँ बोलो मैम, एग्जाम टाइम में रिवीजन क्लास नहीं होगी जैसे टर्म 1 में हुई? एग्जाम टाइम में करवाएंगे। हाँ जी भाई डोरेमोन जी, किसको बोल रहे हो आप? डोरेमोन जी क्लास ले लीजिए बेटा जी, ठीक है ना। क्लास के टाइम पे मेरे से बात कर सकते हैं, कुछ पूछना मुझसे पूछ सकते हैं, आपस में कोई चिट चैट अलाउड नहीं है। चलो आ जाओ, देखो शॉर्ट नोट बनता कैसे है। शॉर्ट नोट पहले आपने 1 से 2 बार चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद शॉर्ट नोट पे कहानी नहीं लिखनी। जैसे मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आपने लिख देना किंगडम सिस्टम। अब उसके बाद मैंने एरिस्टोटल लिखा है। अब यहाँ मैं तो आपको समझाऊंगी एरिस्टोटल का क्या है, लिनियस का क्या है, हैकेल का क्या है। आपका लेवल ये होना चाहिए कि जैसे शॉर्ट नोट भी आपको 1 से 2 बार बनाने पड़ सकते हैं, कि पहली बार आपने शॉर्ट नोट बनाया, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग डाल ली, आपने एरिस्टोटल के आगे एक लाइन लिख ली, इसके आगे लिख ली, इसके आगे लिख ली, आपने एक एक लाइन लिख ली रिवीजन के लिए।
धीरे धीरे आपको चीजें इतनी याद होती गई कि आप एरिस्टोटल देखते ही पता लग रहा है आपको कि एरिस्टोटल ने एनेमा इनेमा में बांटा था, मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिवाइड किया था। अब आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एरिस्टोटल लिखो अपने नोटबुक में और छोड़ दो, फिर आप लिनेनियस लिखो और छोड़ दो। ऐसे बनता है शॉर्ट नोट। तो पहले थोड़ा सा शॉर्ट नोट भी थोड़ा लॉन्ग बनेगा, क्योंकि पहले आपको इतना याद नहीं है मटेरियल, तो आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे आगे, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे चीजें याद होती जाएंगी। इसलिए पता है टॉपर्स क्या करते हैं आजकल, डिजिटली बनाते हैं शॉर्ट नोट, क्योंकि डिजिटल शॉर्ट नोट में क्या है, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको कुछ हटाना है, इजीली हट जाएगा। हैंड रिटन में आपको दोबारा पेज लेना है, दोबारा लिखना है। एक ऐप बताती हूँ मैं, इफ यू वांट टू यूज शॉर्ट नोट्स, अगर आपको बनाने हो, एवर नोट यू कैन यूज, बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है। वहां पे आप कैटेगराइजेशन भी कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक जगह फिजिक्स के फॉर्मूला बना के डाल दिए। तो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चालू करो। अब 12th में होने वाले हो, अब सिलेबस बढ़ जाएगा। अब 11th एक हाथ में और दूसरे हाथ में 12th, तो दोनों कंबाइन इन नीड। एवरनोट, EVERNOTE, एवरनोट, एवरनोट बच्चे, ठीक है। चलो अभी तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन की क्लास, फिर बीच बीच में बात करते रहेंगे। देखो पहला चैप्टर जो हम रिवाइज कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भाई चीजों को क्लासिफाई करा था, पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, इतने सारे जीव जंतु प्राणियां कैसे पढ़े हम। यस मैम। तो ये कहानी आपको पता है, इसको ज्यादा नहीं दोहराएंगे। जो चीजें आपको नहीं पता, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखो सब बता दो, एरिस्टोटल ने किसके बेस पे बांटा था, मॉर्फोलॉजी के बेस पे बांटा था। मॉर्फोलॉजी के बेस पे कौन से डिविजन्स बनाए एरिस्टोटल ने, एनेमा और इनेमा बनाए थे एनिमल्स में, ठीक है। और हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज किस में बनाए थे, प्लांट्स में, ठीक है। एनेमा में जिनमें आरबीसी क्या है, एब्सेंट की प्रेजेंट, बोल दो जल्दी सी, बोल दो। यस मैम। अरे यस मैम क्या बच्चे, यस मैम क्या, एब्सेंट है एब्सेंट, एनेमा में आरबीसी है कि नहीं है, नहीं है बच्चे, एब्सेंट है एब्सेंट, ए माने एब्सेंट, ठीक है। ऐसे करके याद रखो, हाँ एब्सेंट, अब आया जवाब। और यहाँ पे जिनमें आरबीसी थी उनको इनेमा में डाल दिया। अब ये कोई तरीका नहीं हुआ क्लासिफिकेशन करने का, इसलिए हम एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को आगे नहीं लेके चलते और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट वाज लिनियस। इन्होंने 2 किंगडम्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ, इनका बेसिस क्या था, क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में ना, क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। लिनेनियस का क्राइटेरिया क्या था, सेल वॉल, सेल वॉल इनका क्राइटेरिया था। सेल वॉल के आधार पे इन्होंने बांटा, बिल्कुल बच्चे रवि, सेल वॉल बहुत सही। सेल वॉल जिनके पास थी उन्हें प्लांट बोला, जिनके पास नहीं थी उन्हें एनिमल बोला। अब भाई फिर प्लांट में सब डाल दिया इसने, बैक्टीरिया डाल दिए, प्रोटिस्टा डाल दिए, फंजाई इसने प्लांट में डाल दी। जिनको सेल वॉल दिखी जिनके पास, उनको प्लांट में डाल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, बैक्टीरिया और एक प्लांट, एक जो ट्री होता है, वो एक दूसरे से कितना अलग है, पर दोनों में सेल वॉल है, तो दोनों में को एक जगह तो नहीं डाल सकते, तो इनके सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर हैकल आए, हैकल ने क्या किया, हैकल जी आए, हैकल ने क्या किया बताओ, हैकल ने क्या किया, कौन सा किंगडम बनाया फटाफट, एनीवन, वेरी नाइस, प्रोटिस्टा बनाया। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा बनाया, बिल्कुल। इन्होंने 3 किंगडम बनाए, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या किया इन्होंने, प्रोटिस्टा में इन्होंने अलग कर दिया कौन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया इन्होंने। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। यूनिसेलुलर अभी अलग नहीं हुए, अभी बस प्रोकैरियोट अलग हुए, ठीक है। इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब इसमें यूकैरियोटिक भी थे कुछ, प्रोकैरियोटिक भी थे, बैक्टीरिया भी प्रोटिस्टा में थे कुछ, ठीक है। प्लांट रखा यूकैरियोट में और एनिमल रखा यूकैरियोट में, इन दोनों को यूकैरियोटिक में रखा। फिर ये बात भी नहीं जमी, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक पास आ जा रहे थे, तो फिर आए कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया, इस प्रोकैरियोट का जो ग्रुप था, ये जो प्रोटिस्टा जो ग्रुप था, इसमें से यूनिसेलुलर वालों को उठा के बाहर निकाल दिया। इसने कहा कि यूनिसेलुलर अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे यूनिसेलुलर को हम अलग करेंगे, तो इसने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया और किंगडम का नाम क्या पड़ गया, मोनेरा, ठीक है। और बाकी सारे यूकैरियोट्स में आ गए। यूकैरियोट में प्रोटिस्टा किंगडम रह गया एक, तो एक प्लांट और एक एनिमल, ठीक है। तो 4 किंगडम, इन्होंने 4 किंगडम, इन्होंने 3 किंगडम और इन्होंने 2 किंगडम बनाए, ठीक है। ये सिंपल कहानी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ना ही जाना है आपको। नेक्स्ट इज आर एच विटेकर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से आते हैं सबसे ज्यादा सवाल, इसको उठा के निकाल लो यहाँ पे।
आर एच विटेकर ने क्या किया, बिल्कुल फंजाई का किंगडम बनाया था मोना। आर एच विटेकर ने क्या किया, आर एच विटेकर ने ये प्लांट्स है ना जो प्लांट, इन प्लांट के अंदर रखी थी पहले फंजाई, इन फंजाई को उठा के बाहर निकाल दिया और इन्होंने 5 किंगडम बना डाले, 5 किंगडम बना डाले। अब आपसे ना तो ये पूछेगा कि आर एच विटेकर ने कौन से किंगडम बनाए, ना आपसे ये पूछेगा कि कोपलैंड ने कौन से किंगडम बनाए, आपसे पता है क्या पूछेगा, सवाल किस पे आता है, इस टॉपिक से सवाल किस पे आता है, अंडरलाइन कर लो, इस टॉपिक से सवाल आता है इस लाइन से, क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब अपनी एनसीईआरटी पास लेके बैठनी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जहां पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लिखा है उसे अंडरलाइन कर लो, कौन कौन से क्राइटेरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्राइटेरिया मतलब आधार। अगर आज हमारी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और मैं 50 बच्चों को बांटने लग जाऊं कि जिन बच्चों का स्कूल साउथ दिल्ली की तरफ है वो इस, जिनका नॉर्थ दिल्ली की तरफ स्कूल है वो इस तरफ में, ठीक है ना, जिनका वेस्ट दिल्ली की तरफ में स्कूल है वो इस तरफ में, तो मैंने क्राइटेरिया क्या लिया बच्चों को बांटने का, उनके स्कूल की लोकेशन, है ना। ऐसे ही यहाँ पे विटेकर ने क्राइटेरिया क्या लिया, देखो बच्चे बताने लग रहे हैं, वेरी नाइस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे इन्होंने बांटा, ठीक है। दूसरा कौन सा बांटा, वेरी नाइस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बताओ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, वेरी नाइस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वेरी नाइस रिप्रोडक्शन, और एक और है बता दो लास्ट क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, रिप्रोडक्शन में उन्होंने देखा कि भाई वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन से कर रहा है, ये सब देखा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में उसका इवोल्यूशनरी लिंक देखा, ठीक है। जैसे आपको पता हो कि मोनेरा के बाद हम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक लिंक है। फिर प्रोटिस्टा के बाद हम फंजाई पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में हम एक ग्रुप पढ़ते हैं स्लाइम माउल्स। स्लाइम माउल्स क्या है, माना जाता है कि स्लाइम माउल्ड एक लिंक है प्रोटिस्टा और फंजाई में, क्योंकि स्लाइम माउल्ड इकलौते ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो स्पोर बनाने लग गए, और फंजाई में तो हम पढ़ते ही हैं स्पोर बनते हैं। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्लास थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे चलेगी क्योंकि हमें रिवीजन ज्यादा चैप्टर्स का करना है, ठीक है। तो ध्यान अगर 1 मिनट के लिए भी भटका तो पॉइंट मिस हो जाएगा। मैं बहुत स्लो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हमें काफी चैप्टर्स एक साथ रिवाइज करने हैं, कवर करने हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूंगी ना वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मेगा टेस्ट में तो काम आएंगे ही आएंगे, आगे भी काम आएंगे, इसलिए या तो एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना या अपने चैप्टर में अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। जो तुम पूछते रहते हो कि मैम बता दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं होते, चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, चैप्टर नहीं छोड़ के जाते, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज पढ़ते हैं। जब हमें जल्दी होती है ना पढ़ने की, जब हमें बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी होती है और एग्जाम हमारे बिल्कुल सर पे बैठा होता है, तब हम चैप्टर नहीं छोड़ते, हम टॉपिक्स छोड़ के जा सकते हैं थोड़े बहुत। हम टॉपिक्स ऐसे पढ़ते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले पढ़ो, तो हमें पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर से। अब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, उसके लिए टीचर होती है, टीचर बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्राइटेरिया में लोकोमोशन नहीं लिया है, विटेकर ने क्राइटेरिया में लोकोमोशन नहीं लिया। लोकोमोशन के हिसाब से बांटने लगते तो सोचो, जब आप वो पढ़ते हो क्या बोलते हैं प्रोटोजोन्स पढ़ते हो, ठीक है, तो एक ही प्रोटोजोआ में अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। युग्लिना है, युग्लिना मूवेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन डायनोफ्लैजेलेट्स कैन मूव, ठीक है। अमीबा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग है, पैरामीशियम अलग है, तो लोकोमोशन वाज नॉट द बेसिस ऑफ लोकोमोशन वाज नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है यहां तक। एंड द लास्ट टॉपिक हियर इज 3 डोमेन सिस्टम। ये किसने दिया था 3 डोमेन सिस्टम, कार्ल वूज ने दिया था। कोई बताएगा कौन सी 3 डोमेन, इन्होंने क्या किया, ये जो ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा था ना सारा, तो इन्होंने बोला, साइंटिस्ट को बोला कि ये जो तुमने जो भी क्लासिफाई किया है, मैं इस पूरी धरती के प्राणियों को उठा के 3 डोमेन में रखता हूं, 3 डोमेन और 6 किंगडम, बिल्कुल सही 3 डोमेन। कौन सी 3 डोमेन थी, अभी देखना 6 किंगडम वाली बात जो लिखी ना मोना ने वो भी आएगी। आर्की, यूकैरिया, ठीक है, आर्की यूकैरिया, एंड द थर्ड वन वाज, नहीं यूकैरिया में बैक्टीरिया नहीं थे, बैक्टीरिया यूकैरिया में बैक्टीरिया नहीं थे, एक बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, नीचे लिख लो आप, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्की में क्या रखा उन्होंने, आर्की में उन्होंने रखा आर के बैक्टीरिया को, आर के में रखा आर के बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया में उन्होंने रखा यू बैक्टीरिया को,
और यूकैरिया में उन्होंने रखा प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमलिया को। अगर आप किंगडम सिस्टम के हिसाब से पढ़ोगे, किंगडम सिस्टम के हिसाब से पढ़ोगे तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को मोनेरा में रखोगे। गुड इवनिंग मैम। और मोनेरा, हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो हो गई अपनी, अब तो चल रहा है बढ़िया सा रिवीजन। बैठ जाओ। क्या पढ़ा हमने अभी अभी बच्चे? जो बच्चे अभी अभी क्लास में एंटर करे वो सुन लो। हमने पढ़ा 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन्स बनाई कार्ल वुड ने। सारे के सारे धरती के प्राणियों को उठा के 3 डोमेन में रख दिया। पहला आर्के, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकैरिया। यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स। यूकैरिया में उन्होंने सारे यूकैरियोट्स रखे। एक किंगडम, सिर्फ एक किंगडम, जितने भी किंगडम्स आपने पढ़े ना, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सिर्फ एक किंगडम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है। कौन सा है वो किंगडम? कौन सा है वो? मोनेरा। मोनेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल मोनेरा। एक ही किंगडम ऐसा है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे किंगडम जो हैं, नहीं सॉरी, एक किंगडम ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। एक किंगडम ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। एक किंगडम, वेरी नाइस, प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। 3 किंगडम, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तीनों के तीनों मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोटिस्टा यूनी है कि मल्टी है। बच्चे यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है पर यूनिसेलुलर है। एक ही सेल के प्राणी रहते हैं उसमें। तुम झांक लो, किसी को भी उठा लो, तुम डाइटम को उठा लो, डाइनोफ्लैजेलेट को उठा लो, प्रोटोजोआ को उठा लो, युग्लिना उठा लो, अमीबा उठा लो, पैरामीशियम, कुछ भी उठा लो, प्रोटिस्टा में एक सेल का है। यस मैम, इसकी पहली लाइन में ही लिखा है ये। पहली लाइन में लिखा है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अंडरलाइन कर लो, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। देखो ऐसे बनता है शॉर्ट नोट। ये मैंने क्यों बनाया है? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू मेक द शॉर्ट नोट। और जो बच्चे लेट आए हैं वो लिख लो, शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए। तुम्हें बनाना शुरू करना है शॉर्ट नोट। और जो बच्चा डिजिटली बनाएगा तो और फायदा है, क्योंकि उसमें इजी रहता है हटाना जोड़ना थोड़ा सा। तो एवरनोट ऐप है, उसको यूज कर सकते हैं अपन डिजिटल शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। बहुत अच्छा ऐप है, मैं पर्सनली यूज करती हूँ। ठीक है, लेट्स स्टडी किंगडम मोनेरा। मोनेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मोनेरा किंगडम में क्या है? उसकी सेल वॉल। सेल वॉल कैसे? देखो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। मोनेरा के अंदर हम 2 डिविजन्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर, वो है इनकी सेल वॉल में। बात करते हैं सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल की। आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है? लिपिड होता है। जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है? लिपिड को भी थोड़ा और स्पेसिफाई करो। लिपिड को भी थोड़ा और स्पेसिफाई करो। लिपिड तो हमारी सेल वॉल में भी होते हैं। हमारी सेल वॉल में भी तो सॉरी हमारे पास तो सेल वॉल नहीं है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वेरी सॉरी। ठीक है, लिपिड जो है वो तो कई सेल वॉल्स में मिल सकता है। सेलुलोज में तो शुगर है, ठीक है, लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड होता है। वैसा लिपिड नहीं है आर्के बैक्टीरिया के पास। आर्के बैक्टीरिया के पास कैसा लिपिड है? ब्रांच्ड लिपिड है। कैसा लिपिड है? ब्रांच लिपिड है। यू पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ जी बच्चे, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन वही तो। आप एक बार सुनो पहले, फिर आपको पता लगेगा। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है आर्के बैक्टीरिया में। आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल में, सेल वॉल है आर्के बैक्टीरिया के पास, बिल्कुल है। सेल वॉल तो है, आर्के के पास भी है, यू बैक्टीरिया, दोनों के पास सेल वॉल है। आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या है? किसकी बनी हुई है वो? ब्रांच्ड चेन लिपिड की। जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना है? ये बना है अमीनो एसिड और शुगर्स का। अमीनो एसिड प्लस शुगर। बात समझ में आई?
यस मैम। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, आर की बैक्टीरिया की सेल वॉल में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स हैं। अब आर के बैक्टीरिया पे जितने भी सवाल आते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर के बैक्टीरिया में हम 3 डिवीजन पढ़ते हैं, थर्मोएसिडोफिलस, हैलोफाइल्स, मिथानोजम्स पढ़ते हैं ना, थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स। यस मैम। थर्मोफाइल्स है या जो हैलोफाइल्स है वो कैसी कंडीशन में रहते हैं? भयंकर से भयंकर एसिडिक कंडीशन में, बहुत ज्यादा सॉल्टी एनवायरमेंट में। कैसी कैसी कंडीशंस के अंदर आर के बैक्टीरिया जिंदा हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं? तो भगवान ने इनको ऐसा क्या दिया कि ये इतनी हार्श, इतनी एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं? ऐसा क्या अनोखा और खास है इनके पास कि ये गंभीर से गंभीर परिस्थिति के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं? बिल्कुल इनकी सेल वॉल की वजह से, दैट इज देयर ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। वेरी नाइस रवि, वेरी नाइस। इनके सेल वॉल की वजह से। यार नीट का क्वेश्चन है ये, किस कारण आर के बैक्टीरिया जो है वो इतनी भयंकर परिस्थिति में जिंदा रह जाते हैं? तो क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन पॉइंट से बनता है। पॉइंट हमें पता होगा, क्वेश्चन हम कर लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही, चाहे आर के बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। चाहे आर के, मैंने क्या बोला, चाहे आर के बैक्टीरिया की बात करूं चाहे यू बैक्टीरिया की बात करूं, जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड माने, न्यूक्लियोइड माने नेक्ड डीएनए और आरएनए। दैट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो विदाउट एनी मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये सेल है और सेल ऐसे विदाउट एनी मेम्ब्रेन, नेक्ड डीएनए और आरएनए लाई कर रहा है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, डीएनए कंटेंट को खाली न्यूक्लियोइड नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चे रवि, हमारे अंदर भी देखो डीएनए है ना, लेकिन हमारा डीएनए किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, जबकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोकैरियोट्स की खास बात ही क्या है? प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट क्यों कहा हमने? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या अंतर है? सबको पता है, वेरी सिंपल पॉइंट, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो अपनी HW में लिख लो कि मेरे को क्लास के बाद गूगल करके देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शेप्स। मोनेरा में कैसी कैसी शेप्स हैं? कॉकीज, रॉड शेप, बैसिली, विब्रियो। वेरी नाइस। रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड का एग्जांपल पता होना चाहिए, बैसिलस। ठीक है, और कोमा शेप्ड विब्रियो। वेरी नाइस, विब्रियो, कोमा शेप्ड विब्रियो है, स्पाइरल शेप्ड है। और बताइए, सर्कुलर होती है कोकाई। नाइस, स्पाइरलम है इसमें। ठीक है, और सर्कुलर शेप्ड कोकाई। कोकाई एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये कॉकस कैटेगरी के हैं, बैसिलस कैटेगरी के हैं, क्लोस्ट्रीडियम बेटिलिनम, विब्रियो कैटेगरी, स्पाइरलम कैटेगरी डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मोनेरा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पर डिवीजन देखो। न्यूट्रिशन के बेस पे कितने भागों में बांटा हुआ है हमने प्राणियों को? 2 भागों में बांटते हैं हम हमेशा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे अगेन 2 डिविजन है आपके। ऑटोट्रॉफिक में अगेन 2 डिविजन है, एक है फोटोलिथोट्रोफ, एक है फोटो ऑर्गेनोट्रोफ। ऑर्गेनोट्रोफ देखो, सबको पता है प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट? वी नो दैट। यस मैम। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया ने भी लाइट से खाना बनाया है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो तो हमें ऑक्सीजन नहीं देते, नहीं देते वो हमें ऑक्सीजन। क्यों? अब आप पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो, तो अब आपके लिए बात समझना बहुत आसान है कि बैक्टीरिया हमें फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन क्यों नहीं देते। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनर, याद करो प्लांट का फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा दिमाग में लेके आओ। फोटोसिस्टम 1 यूज करते हैं, फ्लड स्कीम चलता है, तो वहां पे वाटर होता था ना, इलेक्ट्रॉन डोनर। यस मैम। यस मैम। नहीं होता, यहाँ वाटर नहीं होता, यहाँ क्या होता है? H2S। यहाँ पे बिल्कुल सल्फर होता है, यहाँ पे क्या होता है? सल्फर होता है। तो फोटो लिथोट्रोफ और फोटो ऑर्गेनोट्रोफ में क्या अंतर है? जो लिथोट्रोफ है इनके अंदर तो सल्फर कंपाउंड, कोई सल्फर का कंपाउंड, जैसे कि एक बच्चे ने अभी H2S बोला, ठीक है ना सचिन, आपने बोला था? यस मैम। हाँ, तो फोटो लिथोट्रोफ में आएगा H2S, सल्फर के कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे यूज हो रहे हो,
वो बैक्टीरिया कहलाते हैं फोटोलिथोट्रोफ्स। और जहां पे ऑर्गेनो माने ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो रहा हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कोई नॉन सल्फर कंपाउंड यूज हो रहा हो एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, उनको क्या बोला? फोटो ऑर्गेनोट्रोफ। दोनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं। अंतर कहां पड़ गया? अंतर पड़ गया इलेक्ट्रॉन डोनर में। एग्जाम्पल याद कर लो। इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया क्रोमैटियम आ गया, बैक्टीरिया का नाम है। क्लोरोबियम आ गया, बैक्टीरिया का नाम है। इसके अंदर रोडोस्पाइरलम आ गया, बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो दे आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया जो फोटोलिथो या फोटो ऑर्गेनोट्रोफ शो करते हैं। हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी तो होता है ना? वो इसी का डिवीजन है बच्चे। पर्पल के आगे जो सल्फर लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि उनमें सल्फर एज इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसको बांटा हुआ है, इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ। अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पर पूछा नहीं जाता। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसके अगेन 2 डिवीजन है बच्चे। लेकिन सल्फर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा हो। इसके अलावा जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स बच गए वो इनऑर्गेनिक। सोडियम इनऑर्गेनिक, सल्फर इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर बच्चे? आगे चले। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? आगे चले, सबसे पूछ रही हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में वी हैव सिम्बायोटिक। कोई उदाहरण याद आ रहा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का? ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरों को भी फायदा करवाए, अपना भी फायदा करे, दूसरे को खाना खिलाए, खुद भी खाए। राइजोबियम, वेरी नाइस। राइजोबियम लेग्यूमिनिफेरम, लेग्यूम प्लांट्स में मिलता है ना। नाइट्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। मिनरल न्यूट्रिशन तो चलो अभी यहाँ पे तो कवर नहीं करवाया। अब हम लाइकन भी। हाँ, लाइकन में बैक्टीरिया नहीं है। सिम्बायोटिक देख लिया तो लाइकन में क्या होता है बताओ? लाइकन इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। लेकिन अलगी और फंजाई। अलगी और फंजाई हम क्या पढ़ रहे हैं? Bacteria. ना, तो ऐसी गलतियां नहीं हो। दूसरा पैरासिटिक तो भाई बहुत सारे हैं। हम सब पैरासिटिक बैक्टीरिया के शिकार हो सकते हैं, हुए हैं कभी ना कभी, कोई ना कोई, है ना, जो दूसरों से अपना खून चूसे, अपना खाना बनाए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मरियम। बच्चे बैठ जाओ, क्लास चल रही है, ठीक है ना? बढ़िया से समझ के जाएंगे क्लास में। साथ साथ लिखते जाओ, जो जो चीजें लिख पाओ लिख लो, नहीं लिख पाओ टेक द स्क्रीनशॉट्स। पैरासिटिक बैक्टीरिया का कोई एग्जांपल? बैक्टीरियोटाइफी। हाँ, और निमोनिया कौन करता है? निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है, निमोनोकॉकस, है ना? तो ये सब क्या हो गए? पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो हार्मफुल हो, पैरासिटिक। सो दीज आर हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। यहां तक कहानी क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट, जैसे तुम पॉइंट्स लिख लेते हो जब सेल वॉल, जेनेटिक मटेरियल, तो पॉइंट पढ़ते ही दिमाग में कहानी आनी चाहिए। हमें ना कहानी हर जगह नहीं लिख सकते, फिर बहुत लंबा लंबा हो जाएगा। कहानी याद कर लो और पॉइंट लिख लो। सेल वॉल की कहानी याद कर ली तुमने, अब तुम्हें लिखनी थोड़ी ना बार बार। पता है तुम्हें आर्कीबैक्टीरियम में ब्रांचिंग लिपिड्स है, यूबैक्टीरियम में पेप्टाइडोग्लाइकन है। गुड इवनिंग त्रिशा, गुड इवनिंग। यस यू आर लेट त्रिशा। बच्चे थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग इसकी डाल दूंगी, आज रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, ठीक है? बट अभी भी बहुत कुछ बचा है, आ जाओ बैठ जाओ। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं नहीं चाहती थी आप लोग मिस करो। सम गुड स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, आई डोंट वांट टू मिस देम दिस क्लास, ठीक है ना? और इवनिंग में है ये, तो इवनिंग में तो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स लिख रखे हैं बेटा जो मोनेरा के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे तो मोनेरा बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन अगर इतना पढ़ लिया मोनेरा में तो मानो सब पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन के बारे में बताओ, क्या जानते हो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में? वेरी नाइस। एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन बोल रहे हैं, रवि ने बोला, ठीक है, बिल्कुल सही। एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन होता है, एक और होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, एंड अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो पहले एसेक्सुअल को ही डील करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बैक्टीरिया में? पहला तो रवि ने बता दिया है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन तो सबको पता है ना क्या होता है, 1 से 2 बन जाना, 1 से 2 बन पता है। जाना। तो ये तो नहीं बता रहे हम, ये सबको पता है, बाइनरी फ्यूजन हटाओ। एक और टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट्स वी कॉल्ड एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या है? नॉट स्पोर,
नॉट स्पोर। स्पोर नहीं, एंडोस्पोर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्पोर एंड एंडोस्पोर। स्पोर तो आपका फंगस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया कहाँ स्पोर बनाते हैं, नहीं है ना, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट स्पोर जो आप फंजाई में पढ़ते हो। फंजाई में आप ढेरों स्पोर पढ़ते हो, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, है ना, लाइन है वहां स्पोर्स की। यहाँ एंडोस्पोर थोड़ा डिफरेंट है। एंडोस्पोर क्या है, रेस्टिंग स्पोर है। मैं आपको सारे के सारे जो जैसे जैसे हम किंगडम्स पढ़ेंगे ना आगे, मोनेरा के बाद हम जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब भी मैं आपको रेस्टिंग स्पोर बताऊंगी। रेस्टिंग स्पोर क्या होता है, ये जो जीव जंतु है ना, ये जो पिछड़े हुए जीव जंतु हैं, पिछड़े हुए मतलब जैसे ये छोटे छोटे प्राणी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, हम इंसान कहाँ इन्हें कुछ समझते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि एक इंसान को पूरा मतलब नाटक दिखा दे, अगर एक बैक्टीरिया उसकी बीमारी को कर दे तो, कोई डिजीज कर दे तो, ठीक है। लेकिन वैसे सुनने में लगता है कि हाँ बैक्टीरिया है, हम तो बहुत सारी चीजें कर लेते हैं बैक्टीरिया से बचने के लिए, लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स वी हैव मेड, तो ह्यूमन सबसे सुपीरियर एनिमल समझा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जोक्स अपार्ट, व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि भगवान ने इन बैक्टीरिया और इन प्रोटिस्टा जैसे ऑर्गेनिजम्स को जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, अनफेवरेबल मतलब ऐसी कंडीशन जिनमें इनके लिए रहना बहुत मुश्किल है, और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनमें नहीं रह पाते। इनको हमारी तरह नहीं है ये, हम तो भगवान इतनी सर्दी देता है उसमें भी हम जी लेते हैं, इतनी गर्मी देता है उसमें भी हम जी लेते हैं। क्यों? वी आर होम्योथर्मस, अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, वार्म ब्लडेड है, इसलिए तो हमसे इतनी उम्मीदें हैं, जाओ बच्चे नीट क्रैक करो, सीयूईटी क्रैक करो, ये करो वो करो, क्योंकि पता है सुपीरियर है हम, सुपीरियर एनिमल है हम, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के पास क्या तरीका है एक्सट्रीम्स और अनफेवरेबल कंडीशन से बचने का, रेस्टिंग स्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर बना के वो अपने आप को बचाता है। इसे एक वे ऑफ रिप्रोडक्शन हम काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बनाएंगे तो ये मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर अपनी प्रजाति आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इसलिए एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन समझ लिया जाता है, लेकिन एंडोस्पोर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक बैक्टीरिया था उसने एक स्पोर बना के और एक नया बैक्टीरिया का जन्म कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंडोस्पोर क्या है कि ये बैक्टीरिया है एक, इस बैक्टीरिया ने, ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर में बदल गया। एंडोस्पोर में बदल गया मतलब इसने अपने बाहर थिक कोटिंग्स कर ली, ठीक है, अंदर इसने सारा जो वाटर कंटेंट था अंदर इसने कुछ केमिकल्स भर लिए ऐसे, जैसे एंटीकोगुलेंट्स, कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड, कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड, एंटीकोगुलेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल इसने अपने अंदर जमा कर लिए जो इसे भारी परिस्थितियों से, जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस है अनफेवरेबल, उनसे लड़ने की शक्ति दे। ऐसे केमिकल इसने अंदर अपने जमा कर लिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कौन से केमिकल क्या, एंटीकोगुलेंट जो जमने ना दे, कैल्शियम डाइपिक्लोनिक एसिड जो एसिडिक कंडीशन में इनको सर्वाइव करवा सके, ठीक है ना, नॉर्मल बैक्टीरिया को। तो ऐसे कुछ केमिकल्स इन्होंने अपने अंदर से सारा वाटर कंटेंट बाहर निकाल दिया, वाटर कंटेंट का लॉस कर दिया इन्होंने। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंदर वाटर नहीं रहेगा तो इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएंगी। हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में पानी तो चाहिए, इन्होंने पानी बाहर निकाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं। यहां तक कि आपके नीट के कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आगे बीएससी एमएससी लेवल तक चलती है। नेट में जो आगे एमएससी के बाद हायर एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे सवाल आए हुए हैं एंडोस्पोर से, ठीक है ना। तो ये 11th 12th को क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड द क्रूशियल ईयर्स। इन्हें क्रूशियल क्यों बोला जाता है 11th 12th को? क्योंकि 11th 12th की पढ़ाई आपको बहुत आगे तक काम आती है, इसलिए क्रूशियल बोलते हैं इसको। इसलिए बोलते हैं कि 10th तक पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन जिस बच्चे ने 11th 12th अच्छे से कर ली उस बच्चे का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और बेस स्ट्रांग तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो तुम, है ना। और बेस वीक है तो फिर बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी, ऊंची होगी तो बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। हमसे ये कहा गया था कि 10th क्लास तक पढ़ लो बहुत काफी है, मतलब 10th बेस क्लियर कर लो बहुत अच्छा है। वो अब 11th में आके कह रहे हैं 11th और 12th कर लो तो अच्छा है। नहीं, वो भ्रम है, वो मिथ है। वो इसलिए वो आपको टॉफी दी जाती है कि बच्चा 10th तक रोए नहीं, पढ़ ले। लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई भ्रम में नहीं रख रही। नीट क्रैक करोगे, एमबीबीएस में जाओगे, ट्रिपल पढ़ना पड़ेगा, 4 गुना पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पढ़ाई नहीं एंड होती। मैंने ये नहीं बोला कि बेस के बाद बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिल्डिंग तो बनेगी, वो आप ही बनाओगे, लेकिन वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी अगर बेस मजबूत होगा तो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब वो आपकी चॉइस है कि बेस आपको कैसा रखना है ना, बेस पे डिपेंड तो करता है ना बिल्डिंग का। यस मैम। तो बिल्डिंग नहीं है ये, 11th 12th इज नॉट बिल्डिंग। ऐसा नहीं है 11th 12th करने के बाद बहुत ऊंची इमारत हासिल कर ली, नहीं, ऊंची इमारत करने के लिए तो फिर आगे जाना ही पड़ेगा। ये तो बेस है, और बेस बहुत मायने रखते हैं, इसलिए 11th 12th को इंपॉर्टेंट बोलते हैं।
ठीक है, तो एंडोस्पोर ने क्या किया, पानी लॉस करा। पानी लॉस क्यों करा इसने, ताकि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिड्यूस हो जाएं। क्या मिलेगा इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन रिड्यूस करके, अरे भाई बाहर इतना आंधी तूफान आ रखा है, इतनी अनफेवरेबल कंडीशन बाहर है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा करना। ये देखो बच्चे, अभी मत लो इतनी टेंशन, ठीक है, जॉब तो अपने आप मिल जाती है। अगर वो कहते हैं ना, हुनर होता है ना, ज्ञान होना चाहिए बस, फिर अपने आप। बोलते हैं क्या वो लाइन है, आई लव दैट लाइन की, मेहनत ऐसे करो सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तो डोंट रन, ये क्लीशे लाइन लगती होगी सुनने में आप लोगों को थोड़ी, कि मैम तो बड़ी बात कर रही है, वैसे ही जो हमने 3 इडियट्स में सुन रखे हैं मैम डायलॉग, नहीं, लिटरली आई फील इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड यू विल एक्सपीरियंस इट। मैं सच बोल रही हूँ। जो बच्चे इस एटीट्यूड के साथ पढ़ता है ना कि बस मेहनत करनी है अपने, ये बिल्ड करो थोड़ा सा अपने अंदर, और कुछ नहीं पता, बस मेहनत करनी, मिल जाएगा बच्चे, रवि मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, ठीक है। बस ये सोच के पढ़ो लेकिन कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, उसके बाद आपको पता भी नहीं लगेगा आपको क्या क्या मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो मत सोचो कि क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं एक बच्चे को नहीं बोल रही हूँ सर, बच्चे ने अच्छी बात मुझे याद दिलवा दी, मैं सबको बोल रही हूँ, ठीक है। चलो, सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो गई है, एंडोस्पोर में कम हो गई। तो एंडोस्पोर क्या है, एक रेस्टिंग स्पोर है। व्हाट इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा याद रहेगा बाइनरी फिजन एंडोस्पोर के बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, बिल्कुल सही मोना ने बात तो बिल्कुल सही करी है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि कुल मिला के बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके भी 3 तरीके हैं, 3 पार्ट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी नाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, अब मतलब भी बता दीजिए। कॉन्जुगेशन, अगेन कॉन्जुगेशन से बहुत बार सवाल आए हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रांसडक्शन। हाँ जी, बता दीजिए थोड़ा बहुत क्या आइडिया आप लोगों को, व्हाट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक कल्चर लिया मैंने, इसमें मैंने एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, एक कल्चर है मेरे पास, उसमें मैंने बैक्टीरिया ग्रो करवा लिया, बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए दिखाई दे रहा है, डीएनए छुटकू सा, यस मैम। ठीक है। मैम अभी क्या करा, ये डीएनए जो है इसको हीट शॉक वगैरह दिया और इसका डीएनए बाहर निकलवा लिया, इसका डीएनए यहाँ पे आ गया मीडियम के अंदर। अब इस मीडियम में मैंने एक और बैक्टीरिया ऐड किया, इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने ये डीएनए इनटेक कर लिया। सो दिस बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ये जो ब्लू कलर का बैक्टीरिया था, इसके अंदर खुद का तो डीएनए है, लेकिन अब इस डीएनए के साथ कौन सा डीएनए कंबाइन हो गया, उस पुराने वाले बैक्टीरिया का। सो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल बाहर आ रहा है और एक दूसरा बैक्टीरिया उसे ले रहा है। जो बैक्टीरिया लेता है जेनेटिक मटेरियल को, लाइक हियर द ब्लू वन, जिसने लिया है व्हाइट वाले से अपना उसका जेनेटिक मटेरियल, जो लेता है उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट, ठीक है ना। मतलब ये वाला बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया मतलब वो वाला बैक्टीरिया की जो ले सके। हर बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तुम ई कोलाई के आगे लाके कोई दूसरे स्पीशीज वाला बैक्टीरिया रख दोगे तो उसको में भी ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आए, वो ई कोलाई का डीएनए नहीं ले पाए। लेकिन तुम ई कोलाई के बैक्टीरिया के साथ में कोई उसी की दूसरी स्ट्रेन लाके रखोगे, क्योंकि बैक्टीरिया में बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, तो तुम उसी की कोई दूसरी स्ट्रेन लाके रखोगे तो क्या बोलेंगे, दैट इज मोर कॉम्पिटेंट, कि वो इजिली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी, वो उसका जेनेटिक मटेरियल आसानी से ले पाएगी, ठीक है। इस चीज को तुम डिटेल में पढ़ोगे व्हेन यू विल स्टडी डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप लोग इस चीज को डिटेल में। अभी इतना ही पता होना चाहिए व्हाट रियली ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, ठीक है, मतलब क्या है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन में ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया में डीएनए के अलावा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा कुछ और भी डीएनए होता है, लाइक प्लाज्मिड होता है ना। वेरी नाइस। डीएनए, प्लाज्मिड और जेनेटिक मटेरियल में कुछ अंतर होते हैं। प्लाज्मिड जो है वो भी डीएनए का ही बना है, प्लाज्मिड इज नथिंग बट अ डीएनए और आरएनए, ठीक है, लेकिन उसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते। क्यों?
क्योंकि उसमें वो ऐसे जीन्स है उसमें जो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब तुम एक बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, लेकिन तुम एक बैक्टीरिया में से उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल दोगे वो मर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात पता लगी? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ प्लाज्मिड एंड जेनेटिक मटेरियल? मैम रिपीट। जेनेटिक मटेरियल निकालोगे वो मर जाएगा, तुम एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड निकाल दोगे वो मरेगा नहीं। हाँ, उसकी कुछ चीजों पे फर्क पड़ेगा, प्लाज्मिड में जिसके जीन्स उन पे फर्क पड़ जाएगा। मान ले कि एक बैक्टीरिया है, उसके प्लाज्मिड में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तुमने वो प्लाज्मिड ही निकाल दिया उसमें से, अब तुम वो एंटीबायोटिक डालोगे ना उस बैक्टीरिया पे तो वो बैक्टीरिया मरेगा, क्योंकि अब वो रेजिस्ट करने वाला जीन निकल चुका है उसमें से। ठीक, तो ये एक बैक्टीरिया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हमने बनाया। लेट्स सपोज ये इसके पास प्लाज्मिड है, जिस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड हो उसे, ये प्लाज्मिड भी बहुत तरीके के होते हैं, तो एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास फर्टिलिटी वाला जीन है, जिसके पास एफ जीन है, एक प्लाज्मिड जिसके पास एफ जीन है उसे बोलते हैं एफ पॉजिटिव। अब ये एफ जीन कौन सा जीन है मैम, ये क्या बला है, क्या है ये एफ जीन? भाई एफ जीन कुछ नहीं है, एफ जीन जो है सेक्स पिलई बनाने में मदद करता है। सेक्स पिलई क्या है? सेक्स पिलई वो कॉन्जुगेशन ट्यूब है जो दो बैक्टीरिया को जोड़ेगी। अरे बच्चा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखो प्यारे प्यारे बच्चे जवाब देने लग रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है मोहम्मद बच्चे, ठीक है। उसके बाद मोनेरा हम पढ़ रहे हैं। मोनेरा का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेथड हमने बताए, एक हम डिस्कस कर चुके, दूसरा हम पढ़ रहे हैं। दूसरे में हमने जाना है कि भाई एक प्लाज्मिड होता है जिसमें फर्टाइल जीन होता है, वो फर्टाइल जीन क्या करता है? सेक्स पिलई बनाता है। सेक्स पिलई क्या है? दो बैक्टीरिया को जोड़ने वाली एक ट्यूब। तो एक बैक्टीरिया जिसके पास फर्टाइल जीन है और एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास फर्टाइल जीन नहीं है, एफ नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस वाले बैक्टीरिया ने एक ट्यूब बना दी और इसने क्या किया, इस ट्यूब में से इस प्लाज्मिड को इसके अंदर भेज दिया, तो इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में वन प्लाज्मिड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा क्या कॉन्जुगेशन ट्यूब में से? कोई बताएगा? गुड इवनिंग आजाद अली। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा क्या कॉन्जुगेशन ट्यूब में से? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा? नो मैम। क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। तो सिर्फ प्लाज्मिड के लिए ना? नहीं नहीं, ये किसने बोला? मैंने कॉन्जुगेशन लिखा है, इट इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लाज्मिड ट्रांसफर हो सकता है तो डीएनए ट्रांसफर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब डीएनए ट्रांसफर हो सकता है ना? यस मैम। है ना? रटी रटाई बात थोड़ी ना बोलनी, अपने को समझ के बोलना है। अभी देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, कॉन्जुगेशन इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मतलब डीएनए ट्रांसफर हो सकता है। सवाल आया है इस पे नीट में। जब कॉन्जुगेशन ट्यूब में डीएनए चला जाए, अगर डीएनए ट्रांसफर हो जाए कॉन्जुगेशन ट्यूब में, तो उसे बोलते हैं एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, प्लाज्मिड के साथ डीएनए अटैच होकर चला जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब में से। कई बार कॉन्जुगेशन ट्यूब में से आधा डीएनए जा पाता है और फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब एलिमिनेट हो जाती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहती है ना वो ट्यूब। तो मान लो प्लाज्मिड के साथ डीएनए जुड़ गया, जा रहे हैं, वो आधा रास्ते में रह गया बेचारा, तो वो आधा बच गया उसी प्लाज्मिड के, उसी बैक्टीरिया में, और आधा चला गया, ठीक है। तो ऐसा प्लाज्मिड जिसके साथ में जेनेटिक मटेरियल भी अटैच है और वो लेके जा रहा है दूसरे बैक्टीरिया में उस जेनेटिक मटेरियल को, सो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए दे देता है। बिल्कुल, देखो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया पे एक दूसरे बैक्टीरिया ने हमला किया। बैक्टीरियोफाज पढ़ते हो ना तुम? यस मैम, वायरसेस। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे बैक्टीरियोफाज पढ़ते हो ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया ने क्या किया, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया पे हमला किया और इस बैक्टीरिया का डीएनए उठा के ले गया और फिर जाके किसी दूसरे बैक्टीरिया में, किसी ब्लू कलर के बैक्टीरिया में इस डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। किसी जाके कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चे? चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। इसने क्या करा, डीएनए को इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। हियर वी कंप्लीटेड आवर मोनेरा। क्लियर है? ये 2 प्रकार के होते हैं ना, एक लाइसोजेनिक और लाइजेनिक होता है ये। लाइटिक और लाइसोजेनिक वो वायरस की साइकिल है, डोंट कंफ्यूज द थिंग्स बच्चे।
ओके मैम। और लाइसोजेनिक वो वायरस की साइकिल है। जब एक बैक्टीरिया के ऊपर एक वायरस अटैक करता है तो वो वायरस बैक्टीरिया के अंदर कैसे डिवाइड कर रहा है, लाइटिक तरीके से कर रहा है कि लाइसोजेनिक तरीके से कर रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक डीएनए है, और ये दूसरा बैक्टीरिया काले रंग का, मेरे को इस बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर डालना है। कैसे डालूंगी? किसी तीसरे बैक्टीरिया की मदद से। कोई तीसरा बैक्टीरिया आएगा, इसके डीएनए को उठाएगा और इसमें डाल देगा। दैट्स कॉल्ड ट्रांसडक्शन। क्लियर? ओके मैम। सबको Yes, क्लियर? ma'am. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज योर मोनेरा। नाउ कम टू द अच्छा क्वेश्चन है थोड़े बहुत। चलो बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू सॉल्व इट। सी। सी, वेरी नाइस। और बाकी के बच्चे? 3 बच्चों का आंसर आया। नहीं, बाय बैक्टीरियोफाज नहीं रवि, बाय बैक्टीरिया। मैम पर पेप्टिडोग्लाइकन तो करता है शो सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन शो सेल वॉल वो बैक्टीरिया में होता। या आगे बैक्टीरिया लिखा है। तो मैम उसकी तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है ना। अरे यू बैक्टीरिया की होती है। अरे बच्चा देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, देखो इस वाले पोर्शन को देखो जिसको मैं अभी सर ये स्क्वायर डाला है, इसको देखो, इतने पोर्शन को अभी देखो इसको। यस मैम, क्लियर। क्लियर? चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताओ। साइनोबैक्टीरिया पे है। साइनोबैक्टीरिया पता है ना क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया का ही एक डिवीजन है, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है इसको, बट यू बैक्टीरिया का एक डिवीजन है। साइनोबैक्टीरिया जो है, मैम ऑप्शन ए। आंसर दे रहे हैं बच्चे। ए ऑप्शन। थैंक यू मानसा। ऑप्शन ए, ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजन, बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा। जो बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं उन बच्चों को मतलब आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं अभी अभी, बट स्टिल इफ यू आर आंसरिंग देन इट्स गुड, इट्स नाइस, वेरी नाइस। नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज है मतलब ये क्या करते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी नाइस। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हेटेरोसिस्ट की हेल्प से। वेरी नाइस। मैं इसी का नाम लेने मैं चाह रही थी कि आप लोग इसका नाम ले दो, हेटेरोसिस्ट, वेरी नाइस। अब चलिए मेरे को एक बात मैं आपको बताती हूँ, फिर एक बात आप मेरे को बताना। मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नाइट्रोजिनेज है ना वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता नाइट्रोजिनेज। अब साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज है और वो काम भी कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। मैंने तुम्हें बस एक इन्फॉर्म दी है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। अब मेरे को बताओ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज कैसे काम करता है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया सेल वॉल से करता है ना वो, तो किससे करता है? मैम सेल वॉल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना वो। सेल वॉल से? व्हाट्स द कनेक्शन ऑफ सेल वॉल हियर बच्चे? मैम इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है हेटेरोसिस, उसकी वजह से होते हैं। वेरी नाइस। हु इज द गर्ल? क्या नाम है बच्चे आपका? मैम रेशम। वेरी नाइस रेशम, वेरी नाइस। सबने सुना आंसर? यस मैम। बिल्कुल मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है रेशम ने। ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, ये हेटेरोसिस्ट, इनकी ये मोटी मोटी परतें होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी थिक सेल वॉल होती है, तो बाहर से तो ऑक्सीजन आ नहीं पाती, बाहर से ऑक्सीजन की एंट्री तो रुक जाती है, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पाती, नो ऑक्सीजन एंटर, ठीक है। इनके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, इनके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट है, एब्सेंट। एक बात बताओ, जब फोटो सिस्टम सेकंड किसी के अंदर से मैं हटा दूंगी, वो ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगी वो सेल, पर्टिकुलर वो सेल? क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड को ही वाटर इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तुम फोटो सिस्टम सेकंड को हटा दोगे तो वाटर किसको इलेक्ट्रॉन देगा, और वाटर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। तो हेटेरोसिस्ट, साइनोबैक्टीरिया की सिर्फ हेटेरोसिस्ट में, इफ वी ड्रॉ अ साइनोबैक्टीरिया हियर, मान लो ये हमने साइनोबैक्टीरिया के कुछ फ्रेगमेंट्स बनाए, ये वाला फ्रेगमेंट जो है, ये वाला फ्रेगमेंट, इसको बोला हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट इसको बोला हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की क्या खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक काम करो, एनसीईआरटी में जहां हेटेरोसिस्ट है ना, वहां पे ऐसा 2 एरो बना के छोटा छोटा लिख लो
हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन नहीं होती। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है? हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज, जो ग्रीन कलर से बनाया मैंने, ये नाइट्रोजिनेज है, हेट्रोसिस्ट के अंदर रहता है ये, ऐसे सुरक्षा कवच है इसके चारों तरफ हेट्रोसिस्ट का। तो हेट्रोसिस्ट में ऐसे नाइट्रोजिनेज रहता है, वो कोई ऑक्सीजन उसको नहीं आती, ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक्ड है ना, पीएस सेकंड सिस्टम है, तो इसलिए वो आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। बाकी की सारी सेल्स में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मैं बता दूं आपको, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है बाकी की सारी सेल्स में, सारे फ्रेगमेंट्स में। सॉरी, बात आई समझ में? यस मैम। कोई एग्जांपल दो मुझे बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का कोई एग्जांपल दो। नोस्टॉक एंड नोटॉक, एनाबिना, वेरी फेमस। Nostoc and तो एग्जांपल्स हमें लर्न। एनाबिना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर बताइए इसका। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया? हाँ जी, ए मैम, ए ऑप्शन, Ma'am A. ऑप्शन सेक्स पिल। ए। क्या बोल रहे हो बच्चे जिसने माइक्रोफोन ऑन किया है? जो आंसर दो ना, आंसर तो चैट बॉक्स में दिया करो, माइक्रोफोन पर डाउट लिया करो, फिर मेरे को साउंड तुम्हारी मिक्सड अप हो जाती है तुम्हारी। टाइपिंग का भी करने का टाइम नहीं, बस बोल रहे वही बहुत है। ठीक है चलो आंसर करो। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई उस बच्चे की बात जिसने अभी तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन किया। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो क्या बोल रहे हो। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया? आंसर कर रहे हैं बच्चे ए। सी भी तो हो सकता है ना। ओ, एक बात मुझे बताओ, क्या जो सी है वो एक सेक्स ऑर्गन है? पहली बात तो ये Ma'am एक DNA है, external पहली बात DNA. तो ये एक डीएनए है। दूसरी बात ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तीसरी बात भाई, इसमें तो जीन्स होते हैं जो कई चीजें बनाते हैं। ठीक है, वो फर्टाइल जीन होगा तो सेक्स ऑर्गन भी बना देगा, रेजिस्टेंट जीन होगा तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी बना देगा। तो ये तो अलग चीज हो गई, ऑर्गन नहीं है ये कोई। ठीक है, क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट? अच्छा, तो सेक्स ऑर्गन कौन है? सेक्स पिल है ये डीएनए है, गैमेट से ये ऑर्गन होते हैं। बिल्कुल सही, ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा अगेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से बता दो? डाइटम्स, आइटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, Nucleonoids. डीकम्पोजर्स या कंज्यूमर में माइकोप्लाज्मा। यस, माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा पे भी वी विल डिस्कस माइकोप्लाज्मा। एक क्वेश्चन है मेरे पास माइकोप्लाज्मा का, ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन करेंगे देन वी विल डिस्कस, क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा अपना, बहुत सारा रिवीजन करना है। कंज्यूमर और डीकम्पोजर प्रोटिस्टा में? मैम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन तो खुद एक पार्ट है, प्रोटोजोन पैरासिटिक भी होते हैं, सो दे आर नॉट जस्ट डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर और डीकम्पोजर की कैटेगरी में अपन रखते हैं स्लाइम माउल्स को, सुना है नाम? यस मैम, सैप्रोफिटिक होते Yes, ma'am. हैं। एक बात मुझे बताओ, प्रोटिस्टा आप लोगों ने बोला था अभी क्लास के बिगिनिंग में, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एम आई राइट? यस मैम। Yes, ma'am. दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है ना, इस बात को कभी भूलना मत, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है कि जो स्लाइम माउल्स हैं ये सूडो मल्टीसेलुलर है। सूडो मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? इनमें क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती हैं एक जगह पे, इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, सुना है नाम? Yes, ma'am. ठीक Yes, है ना, ma'am. इसमें क्या होता है, ये कोई एक सेल नहीं मिलती, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलती है। इन सेल्स के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है, इन सेल के बाहर कोई सेल वॉल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बस एक लूज मास ऑफ सेल्स है, एक लूज मास ऑफ सेल्स है, ऐसे गुच्छा है एक सेल का और कुछ नहीं, कोई सेल वॉल नहीं है उनकी सराउंडिंग में जो उनको अलग करे। अगर सेल वॉल होती तब तो फिर ये मल्टी सेलुलर हो जाता या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हो जाती, ठीक है ना। तो ये कोई टिश्यू सिस्टम नहीं है, कोई टिश्यू नहीं बन रहा है यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उनके बाहर मैंने एक लेयर बना दी और टिश्यू बन गया, नथिंग लाइक दैट। सिर्फ एक लूज मास ऑफ सेल्स है जो दैट्स कॉल्ड सूडो मल्टीसेलुलर कंडीशन है, प्लाज्मोडियम इसको। ऐसा स्लाइम माउल्स में पाया जाता है, सिर्फ स्लाइम माउल्स में पाया जाता है, बाकी और किसी प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। और प्रोटोजोन्स भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। पहले डाइटम्स को, डाइटम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सो डाइटम में वी हैव सेल वॉल एंड रिप्रोडक्शन, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। गुड इवनिंग मीनाक्षी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीनाक्षी, you are also my old student, right? चलो, सेल वॉल बताओ क्या खास है इनकी सेल वॉल में ऐसा?
कि जो हमें पढ़ना पड़ रहा है? हमारा सिलेबस बढ़ गया थोड़ा सा, एक पॉइंट ऐड हो गया, बताइए। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ठीक है ठीक है, लेकिन सेल वॉल के बारे में बता दो जल्दी सी। मैम सिलिका। वेरी नाइस, एक लड़की ने आंसर दिया, एक बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सिलिका। इस शब्द को याद रखना, सिलिका। देखो याद रखने के लिए एक पिक्चर दिखाती हूँ तुम्हें डाइटम की, ऐसे होती है डाइटम की सेल, सोप बॉक्स की तरह होती है। साबुन की दानी, ठीक है ना। जो सॉप बॉक्स होता है ना, ऐसे ओपन करते हैं अपन सॉप बॉक्स को, वो ओपन वाला सॉप बॉक्स जिसमें ढक्कन होता है, बिना ढक्कन वाला नहीं, ढक्कन वाला जो सॉप बॉक्स होता है ना, वैसी होती है। और सिलिका होता है इसकी सेल वॉल में सिलिका होता है। जब ये मर जाती है ना, ये मर जाती है, तो सिलेशियस इनका सिलिका डिपॉजिट हो जाता है। और जहां पे इनका सिलिका डिपॉजिट होता है, समुद्र के जिस हिस्से में सिलिका डिपॉजिट होता है, उसे डाइटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। डाइटोमेशियस अर्थ, ऐसे समुद्र जो होते हैं, तैराक गोताखोर जाते हैं ना, तो वो देखते हैं डाइटोमेशियस अर्थ को, ऐसे सिलिका की पूरी एक धरातल सिलिका की खाली, तो मर जाती है तो सारा सिलिका डिपॉजिट हो जाता है वहां पे, डाइटोमेशियस अर्थ बोलते हैं इसको। रिप्रोडक्शन में बताओ। हाँ, पॉलिश में भी यूज होती है, वही ये सारा सिलिका के कारण है इनका, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट सेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बिल्कुल मैंने लिख रखा है, देखो एसेक्सुअल बाइनरी फिजन। अच्छा, रेस्टिंग स्पोर क्या है? बैक्टीरिया में कौन पढ़ा था हमने रेस्टिंग स्पोर? मैम एंडोस्पर्म। एंडो- एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, हाँ एंडोस्पोर। और ये क्या है? स्टेटोस्पोर, ठीक है। बहुत कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, बस रेस्टिंग स्पोर है, नाम पता होना चाहिए। रेस्टिंग स्पोर का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को कॉप अप करने के लिए स्पोर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाइगोट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ऊगैमी, इसके बारे में तो पता होगा आपको। आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, आइसो में गैमेट्स आर सिमिलर, अनाइसो में गैमेट्स आर डिफरेंट। ऊगैमी में क्या होता है कि वन गैमेट इज वेरी लार्ज, फुडलेडान वेरी लार्ज, एंड अदर गैमेट इज स्मॉल, ठीक है। तो ये दोनों इसमें तो मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है ना? हाँ, मोटाइल और नॉन मोटाइल होता है। बेसिक कैरेक्टर क्या है कि एक जो है वो फूड लेडन होगा, दूसरा जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। वो हो सकता है मे बी, वैसे वो मोटाइल ही होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मोटाइल नहीं होगा तो फिर फ्यूजन कैसे होगी। एनाइसोगैमी में मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन है और रेस्टिंग स्पोर है, बस इसमें कुछ नहीं है। बाइनरी फिजन वैसे ही डिवाइड जैसे करता है, एक प्रोटिस्टा कट कट के डिवाइड करेगा, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर क्या है कि वो प्रोटिस्टा है, उसने अपने चारों तरफ कवरिंग्स दी है और वो अब थिक वॉल्ड का हो गया है, तो अनफेवरेबल कंडीशन को कॉप अप कर जाएगा, दैट्स कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर कंडीशन, ठीक है बच्चे। रवि, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी है दो फ्लैजिला। अच्छा बताओ, दोनों फ्लैजिला एक जैसे हैं? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नो मैम, और ट्रांसवर्स। मैम फ्लैजिला ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड वन इज ट्रांसवर्स। ये बात तो ठीक है, मैं पोजीशन वाइज नहीं पूछ रही, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये एक डाइनोफ्लैजेलेट है, एक ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलेट ट्रांसवर्स, ये दोनों फ्लैजिला दिखने में एक जैसे हैं क्या? ये पूछ रही थी। नो मैम। नो मैम, दिखने में एक जैसे नहीं है, हाँ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेटेरोकॉन्ट। हेटेरोकॉन्ट का क्या मतलब है? दोनों फ्लैजिला एक जैसे नहीं है, एक तो सॉफ्ट और स्मूथ है और दूसरा क्या है? फेयरी लाइक है, फायर उस पे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। तो एक सॉफ्ट और स्मूथ है और दूसरे पे फाइन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एक ट्रांसवर्स है। एक ट्रांसवर्स है, दिस वन इज ट्रांसवर्स एंड दिस वन इज लॉन्गिट्यूडिनल। एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एक ट्रांसवर्स है, ठीक है। सो दिस वाज द फ्लैजिला। रिप्रोडक्शन में मेनली एसेक्सुअल है यहाँ पे, मेनली ज्यादातर ये लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स में आइसोगैमी एंड आइसोगैमी देखने को मिल सकती है, पर मेनली एसेक्सुअल। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसके इस पॉइंट से, बायोल्यूमिनेसेंस और रेड टाइड, ये दो खास ऐसी अनोखी सी चीजें हैं जो हमें डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलती हैं। कौन बताएगा कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है? एक ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट है जो ऐसा चमकता है जुगनू के जैसा। रेड मैम। रेड टाइड तो ऐसा लाल लाल दिखेगा तुम्हें समुद्र। गोनियोलॉक्स।
गैनियोलॉक्स रेड टाइड शो करता है। गैनियोलॉक्स क्या ना, गैनियोलॉक्स क्या करता है, एकदम ऐसा गैनियोलॉक्स होगा तो ऐसा लगेगा कि समुद्र में जैसे लाल रंग की कोई लहर आ गई हो, ऐसा ऐसा अपीयर होता है, रेड टाइड अपीयर होता है। रेड टाइड अपीयर होता है गैनियोलॉक्स की वजह से। तो मैम ये टॉक्सिक होता है ना? हाँ, ये बिल्कुल टॉक्सिन होता है। उस टॉक्सिन का क्या नाम है? एफ्लाटॉक्सिन। जहरीला होता है, जहर रिलीज करता है, जो मछलियों के लिए घातक है। बायोलुमिनिसेंस जो डाइनोफ्लैजेलेट शो करता है, उसका नाम बताओ। हाँ, स्पेलिंग ये है ना, साफिया ने सही लिखी है, बच्चे स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। गॉनियोलेक्स बोलो, स्पेलिंग बोलो क्या है इसकी? गॉनियोलेक्स, यही है पक्का साफिया? मुझे लग रहा है हाँ बिल्कुल। बायोलुमिनिसेंस का बताओ, कौन सा डाइनोफ्लैजेलेट है जो चमकता है जुगनू की तरह? मैम सेरोटीनियम भी होता है। नॉक्टिल्यूका, ठीक है, याद रखना, नॉक्टिल्यूका। ओके, सो दिस मच इज डन एंड नेक्स्ट इज यूग्लिना। यूग्लिना में मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप चाहो तो इसे रीड आउट कर सकते हो, मैं आपके पास पीपीटी भेज दूंगी। नथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू नो अबाउट इट। पैलिकल, यूग्लिना के पास सैल्वोल नहीं होती। में भी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। यूग्लिना के पास सैल्वोल नहीं होती, सिर्फ एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पैलिकल बोलते हैं, प्रोटीन लेयर है इसके पास, ठीक है। देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, वी नो दैट। अच्छा, यूग्लिना जो है, यूग्लिना ऐसा होता है कुछ, तो इस पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, माउथ के जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे साइटोस्टोम बोलते हैं। यहाँ से ये खाना एनगल्फ करता है, फूड एनगल्फिंग ऑर्गन है इसका, फूड एनगल्फिंग ऑर्गन है ये साइटोस्टोम, फूड एनगल्फ करता है यहाँ से। रिप्रोडक्शन अगेन वही बाइनरी फेज और रेस्टिंग स्टेज, इसकी रेस्टिंग स्टेज है पामेला। हाँ, बॉडी मेक्स फ्लेक्सिबल, यस, पैलिकल जो है इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, क्योंकि सख्त सैल्वोल नहीं। यूग्लिना तो मिक्सोट्रोफिक होता है ना, हेटेरोट्रोफ और ऑटोट्रोफ दोनों करता है ये। हाँ बिल्कुल, मिक्सोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, ऑटोट्रॉफिक। अब ये देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे फूड एनगल्फ कर रहा है, तो जो बंदा खाना खा रहा है वो हेटेरो भी है ना, और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है तो ये ऑटो भी है। पामेला स्टेज रेस्टिंग स्टेज है इसकी, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन को कॉप अप करने के लिए अपने चारों तरफ एक कवरिंग सी डेवलप कर लेता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पामेला स्टेज। स्लाइम माउल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। स्लाइम माउल्स जो है वो सैल्वोल उनके पास नहीं होती, उनके पास फंजाई लाइक कैरेक्टर भी है। एक स्लाइम माउल्ड, ऐसे इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्लाइम माउल्ड इकलौता एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसका कुछ कैरेक्टर फंगस से मेल खाता है, कुछ प्लांट से और कुछ एनिमल से। फंगस से मेल खाने वाला कैरेक्टर कौन सा है? मैम स्पोर फॉर्मेशन करता है ये। मैम जो सही मोहम्मद। फ्रूटिंग बॉडी होती है, हाँ बिल्कुल, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी बनाना, स्पोर बनाना, ये फंगस के जैसे कैरेक्टर्स हैं। प्लांट जैसा क्या कैरेक्टर है इसके पास? मैम सेल वॉल है इसके पास। वॉल होती है मैम, ट्रू वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल तो इसके पास मैंने बताया ना, इसकी कई सारी सेल्स हैं जिनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, मैंने अभी भी बताया। यस मैम। मैम टू वॉल्स होती है ना इनके पास। प्लाज्मोडियम भी बताती हूँ मैं। प्लाज्मोडियम इनकी जो स्टेज है ना वो एनिमल लाइक है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जब ये स्पोर बनाते हैं ना, इन्होंने बनाया स्पोर, इन्होंने स्पोर बनाया, ये स्पोर, इस स्पोर के चारों तरफ सेलुलोज की वॉल होती है, मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट अराउंड स्पोर, अराउंड स्पोर। और वो भी सेल वॉल भी कैसी, बिल्कुल पौधे के जैसी, सेलुलोज, सेलुलोज वाली। सो इट हैज एनिमल लाइक कैरेक्टर। देखो कितना अनोखा प्राणी है, जानवर के जैसा भी है, पौधे के जैसा भी है, और फंगाई के जैसा भी है ना। नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। एक बच्चे ने स्टार्टिंग में बात की थी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की। प्रोटोजोन्स को हमने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेस पे बांटा है। वेरी सिंपल है, सबको पता है, अमोबॉइड, फ्लैगेलेटेड, फ्लैजेलेटेड, वेरी नाइस, सीलिएटेड, सीलिएटेड। अरे भाई मुझे नहीं बताने की जरूरत इन बच्चों को कुछ। वेरी नाइस, ठीक है। और भाई B10 और 12 वालों, तुम भी बोल रहे हो, कुछ आंसर दे रहे हो कि सब यहाँ पे चुप हो गए हो? देख लें बीच में बच्चों के नाम, पता लगे उड़ गए हों, कुछ 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 बचे हों, कुछ उड़ गए हों। चलो, हैं बच्चे अभी, बच्चे अपना धैर्य बनाए हुए हैं। धैर्य लूज तो नहीं हो गया आप लोगों का? घड़ी घड़ी की सुई बोल रही है 6:15 बज गए हैं, हम बेचारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे अटके हैं, क्या करें भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तो बताने हैं आप लोगों को। कोई नहीं मैम, आज पूरा दिन ले लो आप। ओहो, और मैम अपना पूरा दिन दे दें, है ना, और तो कोई काम ही नहीं है।
चलो हम एक्सटेंड तो करेंगे थोड़ी सी क्लास, मुझे बातें भी करनी है आप लोगों से, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। क्वेश्चन बताओ। रवि बेटा आ गया माइकोप्लाज्मा? बताओ इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितना पता है माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको। बताइए आंसर बताइए, हंसते हंसते पढ़ा करो। मुझे पता है जिंदगी में काफी रोना है तुम्हारे, पर ट्राई फिर भी। मेरे पापा कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन। हाँ कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। ए और सी में भारी जंग लग रही है। और बताओ भाई। ओहो, ए ए ए विच ऑफ द फुल, दोबारा सोच लो, सोच समझ के देवियों और सजनों। ऐसा नहीं है कि फिर पलटी। मैम ऑप्शन बी होगा इसका। अब चैट मैम बी। बच्चे, अब जो बच्चे माइक्रोफोन पे बोल रहे हैं उनका मैं नाम तो देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है। मैम त्रिशा बी। त्रिशा, क्या बोल रहे हैं बच्चे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोल रहे हैं। गड़बड़ कर दी तुमने इस सवाल में तो बच्चों। अब देखते हैं। रॉन्ग है, रॉन्ग बताना है ना मैम। हाँ यहाँ पे ये पहले तो तुम इसको अंडरलाइन कर लो, रोंग बताना है। देखो कहीं ये जो शब्द होते हैं ना, रोंग, करेक्ट, ये जानलेवा शब्द होते हैं। मैम सी होगा, सी। सी होगा, बच्चे कह रहे हैं एकदम दाव लगा दिया सी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब मेरे को ही पढ़ना पड़ जाएगा, इतनी भयंकर तुमने लड़ाई चला रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग अबाउट, मैम ये तो होगा ही नहीं, वो तो करता ही है कोज। इज रोंग ए अबाउट होगा। प्लाज्मा। अरे बच्चे इसमें तो क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया। ये तो सारे स्टेटमेंट ठीक है इसके, तो तुम कैसे आंसर कैसे कर रहे हो इसका? कंफ्यूजन में। मैम ए का समझ में नहीं आ रहा इसलिए कर दिया, तीनों तो आ गई समझ में। यहाँ कोई भी गलत नहीं है इसमें, ऑल आर करेक्ट। एक इसका ई ऑप्शन बना देते हैं, नन ऑफ दिस। अब करो आंसर इसका। मैम ई। नन ऑफ दी। हाँ ऑप्शन ई क्वेश्चन मैम। गलत है बच्चे, यहाँ पे या तो है ना ये देना था B। नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तब इसका बी होता, इसका आंसर तब बी होता। देखो प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, सारी स्टेटमेंट ठीक है, पहले तो बता देती हूँ तुम्हें, इसका क्वेश्चन ही गलत था, बच गए तुम, बाल बाल बच चुके हो तुम। ग्रेस मार्क्स सभी बच्चों को बोनस मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन वैसे अलाउड नहीं है ये। एक बार इसके ए पॉइंट का मतलब बता दो। मैं सारे के बताऊंगी बच्चे, ए बी सी डी चारों ही बताऊंगी। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है? मल्टीपल मॉर्फोलॉजी, शेप चेंज कर लेता है अपनी बहुत आसानी से। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, इतना इतना सा, बैक्टीरिया से भी छोटा, एकदम ही छुटकू सा, बिल्कुल छोटा है। सेल वॉल भी नहीं है इसके पास, बेचारे के पास, ठीक है, कोई सेल वॉल नहीं है। हम इसे पीपीएलओ भी बोलते हैं ना। हाँ उसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ क्यों बोलते हैं? एक बार जब खोज कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, तो गायों में बीमारियों की खोज कर रहे थे, तो वहां पे गाय के फेफड़ों के जो मेम्ब्रेन है, दैट वी कॉल प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच में फ्लूइड होता है, हम पता है प्लूरल फ्लूइड, तो उसको निकाल लिया उन्होंने, उसको स्टडी करने लग गए। इस प्राणी की डिस्कवरी हुई, ऐसे इंटेंशनली नहीं खोजने गए थे इसको, इसकी खोज हो गई थी। उस प्लूरल फ्लूइड में माइकोप्लाज्मा मिला, तो वहां से पता लगा कि भाई ये जो है डिजीज भी कोज करता है, प्लांट्स में भी कोज करता है, एनिमल में भी कोज करता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, छुटकू सा ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल इसके पास होती नहीं। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में से भी पास हो जाता है, क्योंकि ये शेप चेंज कर सकता है, प्लियोमॉर्फिक है। पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक होती है, तो उससे ये सेंसिटिव भी है, एंड इट कैन कोज डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट्स में तो डिजीज कोज करता ही है, एनिमल्स में भी करता है, कैटल के प्लूरल फ्लूइड में मिला था। क्लियर है? मैम एनारोबिक इन नेचर। हाँ बिल्कुल एनारोबिक ही है नेचर में, सारे ही बैक्टीरिया ऑलमोस्ट अच्छा ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात हो गई, सॉरी, बिल्कुल ठीक, हाँ एनारोबिक इन नेचर। सारे बैक्टीरिया एनारोबिक नहीं है, स्टेटमेंट मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, मैं फोटोसिंथेसिस के लिए बोल रही थी कि ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस एनारोबिक होती है। सारे बैक्टीरिया एनारोबिक नहीं है, गलत मत सोच लेना, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक है। आगे चले, लेट्स मूव टू द फंजाई। हाँ जी मैम जो मैम, एक आपने question ऑप्शन पूछूं? बी के आगे नॉट लगाया वो आपने अभी लगाया ना, जब आंसर बता दिया हमने। हाँ 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 हाँ, मैम ऑप्शन बी सही होगा ना, इसके पास तो ना पेनिसिलिन होता है ना कि। नहीं नहीं आप क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन गलत था, बस आपको पढ़ाने का मतलब, आप अपना मतलब याद रखो, माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर समझ में आ गए ना आपको, यस मैम। क्वेश्चन पे फोकस करो आप, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? नो चले मैम। आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फंजाई, फटाफट कर लो। फंजाई में क्या? ओमाइसिटीज,
हाइफल वॉल किसकी बनी हुई है बताओ, क्या है, पिगमेंट क्या है, कंपोनेंट क्या है, फटाफट फटाफट बता दो। माइसीलियम। हाय, हाइफल वॉल बनी किसकी हुई है, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलोज, काइटिन, क्या है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। सेलुलोज है। ओमाइसिटीज, सिर्फ ओमाइसिटीज में, यहाँ पे बोलना आराम से काइटिन, बाकी सब में काइटिन है, यहाँ सेलुलोज है, ये इसका प्लांट लाइक फीचर है, ठीक है ना। माइसीलियम, हाइफल वॉल में क्या है, सेलुलोज है। को हाइट है। हाँ, हाइफल वॉल के अंदर सेलुलोज है बच्चे। माइसीलियम कैसा है बताओ, दो फिगर्स बना रही हूं मैं, मेरे को बताना कैसा है। एक तो मैंने बनाया ऐसा फिगर और एक मैंने बनाया ऐसा फिगर, कैसा है इनका माइसीलियम। मैम बी वाला जो आपने मैम बी बताया। वाला, मैम दूसरा एक वाला। दूसरा वाला, बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे बी वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीनो, सेप्टेट। ए सैप्टेट या सिनोसिटिक, ए सैप्टेट या सिनोसिटिक। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल बाय जूस्पोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, इसके अंदर फ्लैजेला होते हैं, ये मोटाइल होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊस्पोर। ऊस्पोर आपको पता है ऊगामी शो करता है, ऊगामी में जो बनाएगा वो ऊस्पोर है, ठीक है। जाइगोमाइसिटीज के अंदर वी हैव हाइफल वॉल, काइटिन की बनी हुई माइसीलियम, यहाँ पे भी बच्चे सिनोसिटिक है, याद रखना। पहली बार सेप्टेट माइसीलियम कहाँ आया, एस्कोमाइसिटीज में। पहली बार सेप्टेट, पहली बार ऐसा ए वाला माइसीलियम कहाँ पे आया, एस्कोमाइसिटीज में। रिप्रोडक्शन, जाइगोमाइसिटीज के रिप्रोडक्शन में क्या कहानी है, जाइगोमाइसिटीज का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल अगेन एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, बाय स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर भी चल फिर सकते हैं क्या, मूवेबल हैं क्या, दौड़ते हैं, भागते हैं, गुड़ते हैं, कि बैठे रहते हैं एक ही जगह बैठे बैठे। नॉन मोटाइल होते हैं। वेरी नाइस, नॉन मोटाइल होते हैं, याद रखना है। स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर एसेक्सुअल मोटाइल होते हैं। हाँ, पर इसमें कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को, जूस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है लेकिन जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। जाइगोमाइसिटीज, देखो जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज बनाती हैं और जाइगोस्पोर एक सेक्सुअल स्पोर है, जबकि जूस्पोर एक एसेक्सुअल स्पोर है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर, एस्कोमाइसिटीज में बताओ, एस्कोमाइसिटीज में मैम कोनिडिया होते हैं इसमें। वेरी नाइस, कोनिडिया होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। माइसीलियम यहाँ पे कैसा हो गया, सेप्टेट हो गया है, ठीक है, सेप्टेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं सेक्सुअल, हाँ बिल्कुल, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है। और प्लाज्मोगैमी हो रही है, प्लाज्मोगैमी मतलब ये एक फंजाई है और ये दूसरी फंजाई है, ये दोनों फ्यूज कर रही हैं, ठीक है, ये दो फंजाई फ्यूज कर रही हैं, प्लाज्मा इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, तो प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद ये दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, दो न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग हैं, बस साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, ऐसी स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। तो डाइकैरियोन फेज इनमें आती है कि नहीं आती, बिल्कुल आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैरियोगैमी होता है, फाइनली ये दो न्यूक्लियस एक हो जाते हैं और ये नया स्पोर बन जाता है, दैट्स कॉल्ड एस्कोस्पोर। कौन बना रहा है एस्कोस्पोर, किसके अंदर बन रहे हैं एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर बनते हैं एस्कस के अंदर, एस्कस के अंदर। एस्कस क्या है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे ये एस्कस बनाते हैं। ये देखो ये फंजाई है, ये माइसीलियम बनाया मैंने, ये फंजाई का माइसीलियम है, ये बड़े बड़े जो गोले बना रही हूँ ये एस्कस है। इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, एक एस्कस में 8 स्पोर बनेंगे, ठीक है। फिर ये स्पोर बाहर निकलते हैं और नई फंजाई बनाते हैं। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे बड़ा अंतर क्या है, जो बेसिडियोमाइसिटीज का स्पोर पढ़ते हो ना तुम, बेसिडियोस्पोर वो बाहर की तरफ बनते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज के स्पोर अंदर की तरफ बनते हैं, एंडोजेनसली। बिल्कुल, यही टर्म मैं लिखने वाली थी, ये इस पे सवाल आया हुआ है। एस्कोमाइसिटीज के स्पोर एंडोजीनस है, बेसिडियो के स्पोर एक्सोजीनस, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, ये तुम्हें याद करना है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फो है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इस पे ना कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको तुम याद कर लेना। ये पता है क्या है, ये कुछ एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे मैंने, और ये क्या है, यहाँ पे शेप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी बनाई ना मैंने यहाँ पे येलो कलर की, फ्रूटिंग बॉडीज के अलग अलग शेप हो सकती है। जैसे कि मान लो कुछ फ्रूटिंग बॉडीज होती है ऐसे बिल्कुल क्लोज्ड, कुछ फ्रूटिंग बॉडी ऐसी होती है कप शेप की, ऐसी होती है कुछ फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे,
ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज की शेप के बेस पे उन्हें बांटा है। कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी है तो एपोथीशियम बोलते हैं। फ्लास्क के जैसी है, ऐसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडी है फ्लास्क के जैसी, एक मैक्सी है फिर ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर है तो पैरिथीशियम बोलते हैं। क्लोज्ड है, बिल्कुल बंद है, ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है तो क्लिस्टोथीशियम। चैम्बर्ड है फ्रूटिंग बॉडी जो है, चैम्बर्ड है इस तरीके से तो उसको एस्कोस्ट्रोमा बोलते हैं। ये एग्जांपल्स हैं जिन फंजाई में जैसी जैसी फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, ये एस्टोमाइसिटीज के एग्जांपल। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, एक अगर तुम्हारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन वैसे ओवरलोड हो गई होगी, अगर रह पाए तो रख लेना, नहीं रह पाए तो फेंक देना बाहर, कोई इतना जरूरी नहीं है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ बोलते हैं प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि न्यूरोस्पोरा पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे बॉटनी के अंदर। जैसे एनिमल वाले लोग जो हैं, जूलॉजी वाले, ड्रोसोफिला पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं जेनेटिक्स पता लगाने के लिए। जेनेटिक्स जब पढ़ोगे ना 12th में तो पढ़ोगे, ड्रोसोफिला पे बहुत एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, पूरी क्रोमोसोमल थ्योरी ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई। ठीक है, फ्लाई है ड्रोसोफिला एक, तो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा पे बहुत होते हैं, तो न्यूरोस्पोरा को कंपेयर करते हैं ड्रोसोफिला के साथ। रहे तो रख लेना वरना कोई बात नहीं। सो फाइनली यू हैव बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का पता है ना आप लोगों को, वही कोनिडिया है। बेसिडियोस्पोर मशरूम्स होते हैं ये उसमें। आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फो आपको पता होना चाहिए। ये कॉमन नेम है। स्मट्स के अंदर कौन सी बेसिडियो आती है? यूस्टिलेगो। जैसे मशरूम्स तो सबको पता है, मशरूम आप जो खाते हो दैट इज बेसिकली जो फंगस है, उसका फंगस का जो साइंटिफिक नाम है दैट इज अगैरिकस। अब अगैरिकस की कई सारी स्पीशीज होती हैं, ऐसे यूस्टिलेगो की कई सारी स्पीशीज होती हैं जिनको हम स्मट्स बोलते हैं। पक्सीनिया की कई स्पीशीज है, हमने रस्ट बोल देते। क्यों? क्योंकि वीट में ये डिजीज कोज करती है जिसे रस्ट बोलते हैं। ऐसे पफ बोल्स, इनका स्पोर जो है ना वो पफ की तरह निकलता है, लाइकोपर्डोन बोलते हैं इनको। तो दीज टोटली रिमेम्बरिंग बेस्ड थिंग्स, इसमें कुछ नहीं कर सकते, लर्न करना है। तो बहुत ज्यादा होती है, ये मैं 4-5 इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो कई बार नीट में पूछ ली जाती है। सो वी हैव डन विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लोकोमोशन। मुझे नहीं लगता ऐसे सारे चैप्टर हम कर पाएंगे, सो बेसिकली वी नीड टू डिस्कस क्वेश्चंस फर्स्ट। ये देखो, ये मैंने वैसे स्लाइड आप लोगों के लिए पूरा बना रखा है। लोकोमोशन में हम डिट्रोमाइसिटीज नहीं कराया अभी। अच्छा, डिट्रोमाइसिटीज में बच्चे कुछ बहुत ज्यादा था नहीं इंपॉर्टेंट, फोल्स फंजाई है बेसिकली। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। यस मैम, आता है वैसे तो। आता है ना, ठीक है ना। सो वी नीड टू मूव अहेड। बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम रिवीजन क्लास में डिस्कस करते हैं। हमारी सिलेबस क्लास नहीं है ना ये बच्चे, रिवीजन क्लास। ठीक है, एक डाउट क्लास भी थी आपकी, अगर इफ यू हैव डाउट समथिंग तो आप वहां भी जा सकते थे, बट आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिवाइज ही करना चाह रहे हैं, आई थिंक तभी मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ आता है इधर। ओके, सो लोकोमोशन। मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं बताओ? मायोफिलामेंट्स, माइसिन एंड एक्टिन। मायोसिन किसका बना है? मायोसिन किसका बना है? मीरोमायोसिन का। और एक्टिन? जी एक्टिन। जी एक्टिन का। वो आयन, यार एक वो आयन जो जी एक्टिन को पॉलीमराइज करने के लिए चाहिए, कौन सा है वो आयन? B10, B12, B18। आप लोगों को तो बताया है मैंने, पढ़ाई कभी किसी ने बेटा कहीं पे देखा है? जी एक्टिन, मैग्नीशियम। वेरी नाइस, मैग्नीशियम आयन, बिल्कुल सही। अरेंजमेंट मायोफिलामेंट्स का, ठीक है, इसमें हम सार्कोमियर पढ़ते हैं। सार्कोमियर जो कि 2 जेड लाइन के बीच में होता है, बिटवीन 2 जेड लाइन। क्या होती है जेड लाइन? देखो ये क्या है, ये मैंने 2 एक्टिन बनाए, ये बीच में नीचे जो बना रही हूं मैं शेड करके, ये मायोसिन बनाया। तो बीच वाला ये जो रीजन होता है ना, ये जो बीच का रीजन होता है इसे बोलते हैं एच लाइन, बिल्कुल मिड में ये एच लाइन होती है। वो बैंड जो जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट रहे वो आई बैंड, जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट रहे उसे क्या बोलते हैं? ए बैंड। आई बैंड मतलब आइसोट्रोफिक बैंड, आइसोट्रोफिक मतलब वहां एक ही फिलामेंट है, सिर्फ एक्टिन है तुम्हारा खाली। ए बैंड मतलब अनआइसो, अन मतलब अनइक्वल, जहां अलग अलग फिलामेंट है। तो ए बैंड में आधा एक्टिन है आधा मायोसिन है। ये जो हरे रंग का पतला सा दिख रहा है ना, ये एक्टिन है, और ये जो गाढ़ा करके बनाया हरे रंग का, ये मायोसिन है। तो तुम ही देखो, जो मैंने ए बैंड की एरो बनाई है उसमें थोड़ा मायोसिन भी आ रहा है और थोड़ा एक्टिन भी आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। तो आई बैंड स्टार्ट हो रहा है वो जेड लाइन है।
ये जेड लाइन है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जेड लाइन होगी, यहाँ पे भी जेड लाइन होगी। दो जेड लाइन के बीच का ये जो पूरा पूरा ये जो पोर्शन दिख रहा है दो जेड लाइन के बीच का, इसे क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर। ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपने वैसे क्लास में टीचर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा, एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे। मस्कुलर डिसऑर्डर्स बता देती हूँ मैं आपको। मस्कुलर डिसऑर्डर मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या करते हैं पता है आपको? जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो आप पे ही हमला कर देता है। आप पे कैसे हमला करता है? पैरालाइज हो जाती है बॉडी, पैरालिसिस हो जाता है, बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है बॉडी। होता क्या है पता है? ये जैसे तुम्हारे दिमाग में से सिग्नल आ रहा है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये लेट्स सपोज मेरे सिग्नल आ रहा है कि मेरी हैंड की मसल को मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। सिग्नल आया आया आया, हाथ तक आ गया सिग्नल। ठीक है, इसके बाद हाथ में जो सेल्स होंगी यहाँ पे, तो वो सेल क्या करेंगी? सिग्नल को रिसीव करेंगी। सिग्नल को रिसीव कैसे करती है? एक सेल सिग्नल कैसे रिसीव करती है? उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं यस मैम, ठीक है ना, रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव होता है। अच्छा, सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है? चिट्ठी, व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज, केमिकल या इलेक्ट्रिक, है ना, ऐसे ही फॉर्म में चलता है सिग्नल। तो यहाँ जो सिग्नल आ रहा है केमिकल की फॉर्म में है। ठीक है, कौन सा केमिकल है वो? एसिटाइल कोलिन। मैंने बताया था न्यूरॉन्स के अंदर जो केमिकल चल रहा है उस केमिकल को क्या बोलते हैं? मेरे कान में न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सचिन, सचिन की आवाज थी या किस बच्चे की आवाज थी? बहुत बढ़िया। नहीं मैम, कोई और था। कोई और था? अच्छा ठीक है, कौन बच्चा था बेटा? बहुत सही बोला आपने, मेरे को ऐसा लगा सचिन आपकी आवाज थी, सॉरी। यस ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसको, जो एक्सॉन्स में सिग्नल केमिकल की फॉर्म में ट्रैवल करे, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ने रिसीव किया। ठीक है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है। मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? ऑटो इम्यून सिस्टम जो है ना, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपकी सेल के ऊपर एसिटाइल कोलिन को लेने वाले जो ऐसे रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर को ही डैमेज कर देता है, उन रिसेप्टर को ही खत्म कर देता है। तो फिर ना रिसेप्टर होंगे तो सिग्नल कौन लेगा और कौन आगे तक पहुंचाएगा उसको? तो इस तरीके से मस्कुलर डैमेज होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन है, वो डैमेज हो जाता है। मैम जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। डिस्ट्रोफिन क्या होता है? ये आपकी जैसे मसल की सेल है, मान लो एक, यहाँ सिग्नल आ रहा है, तो मसल की सेल में ना ऐसे ट्यूब्यूल्स बने होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल है ना, ट्यूब्यूल्स इसलिए बने होते हैं ताकि सिग्नल अंदर तक पहुंच जाए। और फिर ये सिग्नल सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है यहाँ पे, जिस प्रोटीन को बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये सिग्नल को लेके जाता है सेल के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वहां तक सिग्नल को लेके जाता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे कैल्शियम आयन निकलते हैं। मैम कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देते हैं, जो किसका सिग्नल देते हैं? मैम कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देते हैं ना, हाँ, कैल्शियम। कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देते हैं। ईआर को कहते हैं कि गेट खटखटाते हैं, कहते हैं भाई कैल्शियम निकाल जल्दी जल्दी। फिर ईआर पूछता है क्यों? तो कहता है भाई कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी? क्योंकि कैल्शियम ही तो है जो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, फिर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स सरकता है, फिर एक्टिन और मायोसिन देखते हैं। ओहो, बिछड़े जीवन के साथी, एक्टिन अपने मायोसिन के हेड से जुड़ता है, मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाता है। याद आ रही है कहानी? यस मैम। कैल्शियम। हाँ जी बोलो बच्चा। मैम ये बोला एक्टिव बाइंडिंग साइट ही बोलते हैं उसे। हाँ, एक्टिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन के पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट। दोनों एक जन्म जन्म के साथी हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन उनको जोड़ने से रोका कौन रखा है? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ने। और जैसे ही कैल्शियम आता है वैसे थप्पड़ मार के हटाता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को, और फिर वो दोनों एक्टिन मायोसिन जुड़ जाते हैं, काम हो जाता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बोन्स है आपकी, इस चैप्टर में जो पढ़ते हो ये लिख रखी है मैंने, सारी लर्न कर लेना। बोन्स नहीं हम एक एक डिस्कस कर रहे। जॉइंट्स, जॉइंट्स पता है आप लोगों को? यस। तीन तरीके के जॉइंट्स हमारे। एक वो जो मूव ही नहीं कर सकते, जैसे कि आपका जो का जॉइंट, हिला के दिखाओ, फाइब्रस जॉइंट। जबड़े को हिला के दिखाओ। मैम स्कल। स्कल बिल्कुल सही, यहाँ पे एक भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है स्कल में जो जॉइंट है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन आएगा? प्यूबिक, प्यूबिस आता है यहाँ पे, जो प्यूबिक जॉइंट। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कुछ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी हैं, अभी हम पढ़ेंगे। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में लो पहले हम वर्टिब्रल कॉलम का ही पढ़ लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की जो शुरू की दो वर्टिब्री हैं, एटलस और एक्सिस, वो ऐसे लगी हुई हैं, रोटेटरी जॉइंट्स बनाती हैं। ये गर्दन है ना बेसिकली, ये गर्दन तुम्हारी,
ये मूव कर पाती है, ऐसे रोटेट हो पाती है ना, पूरी तो नहीं हो पाती, यस मैम। हाफ रोटेशन पॉसिबल है इसका। क्यों? क्योंकि जो पहली वर्टिब्री है ना, वो दूसरी वाली जो वर्टिब्री है वो कुछ ऐसी है, दूसरी वर्टिब्री कुछ ऐसी है, पहली वर्टिब्री कुछ ऐसी है। तो दूसरी वर्टिब्री का ये जो ऊपर निकला हुआ तुम्हें दिख रहा है, इसे ओडोंटोइड पैक बोलते हैं। ये ऐसे डला हुआ है पहली वर्टिब्री के अंदर, और ये इसलिए ऐसे रोटेट कर पा रही है वर्टिब्री, इसके ऊपर तुम्हारी गर्दन टिकी है, तुम्हारा स्कल टिका है, तो वो स्कल को रोटेट करवा पाती है, क्योंकि ये इस तरीके से इनमें कनेक्शन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रोटेटरी जॉइंट। उसके बाद फ्रीली मूवेबल जॉइंट में तुम्हारे कौन से जॉइंट्स हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे है? यहाँ है, ये शोल्डर पे। बना रही हूँ मैं, शोल्डर तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। देखो कहाँ पे है, एक दो नाम पता होने चाहिए बच्चे तुम्हें, थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा। ये स्टर्नम है, चेस्ट बोन। ठीक है, उसके बाद यू हैव क्लैविकल, कॉलर बोन। ठीक है, देन यू हैव स्कैपुला, स्कैपुला एंड हियर स्कैपुला में आपके पास एक कैविटी है, ये जहाँ कंधा जुड़ा है ना आपका, यहाँ पे कैविटी, क्या बोलते हैं इस कैविटी को? ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी, इस कैविटी से आपका ये हाथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर ये हाथ है। समझ में आ गई बात? तो ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे ही आपके पैल्विक गिल्डल में, आपके पैल्विक गिल्डल टुवर्ड्स योर हिप बोन, वहां पे भी जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जैसे यहाँ जो कैविटी हमने उसे ग्लिनोइड बोला, वहां पे जो हिप बोन के पास जो कैविटी है उसे क्या बोलेंगे? इस कैविटी को क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। नाम सुना है? यस मैम। और यहां से क्या अटैच है? आपकी लैग बोन अटैच है, फीमर। फीमर आपकी जो लैग बोन है वो अटैच है। तो ये दोनों जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट भी बॉल सॉकेट की तरह ही होते हैं। देखो इस कंधे को तुम पूरा रोटेट कर पाते हो, ठीक है, लेकिन ये जो कलाई है इसकी भी रोटेशन पॉसिबल है, मतलब ये भी बॉल सॉकेट की तरह ही है, लेकिन इसकी रोटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी तुम्हारी शोल्डर की है। यू फील इट ना? जितना तेज मजेदार इधर से घूम पाता है, इतना इधर से नहीं होता। इसका स्मॉल रोटेशन पॉसिबल है, दिस कॉल्ड सैडल जॉइंट, दिस कॉल्ड सैडल जॉइंट। यस, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, वेरी नाइस, बिल्कुल, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब आल्सो। ये कलाई है ना, कलाई की हड्डियों को कार्पल बोलते हैं, हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल, और उंगली की हड्डी को फेलेंजिस। तो यस मैम। और मेटाकार्पल के बीच का जॉइंट सैडल जॉइंट। ठीक है, क्लियर? और कौन सा जॉइंट बच गया? अच्छा, आप लोगों का ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन द कार्पल, ये कार्पल है हड्डियां कलाई की, इनका जॉइंट कैसे ग्लाइडिंग, देखो ऐसे सरकता है थोड़ा थोड़ा, बस बिटवीन कार्पल्स जो मूवमेंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट, यस, बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स आल्सो। हाथ की कलाई अगर कार्पल है तो पैर के वो जो टकने के पास जो हड्डियां हैं वो टार्सल है। या 8 हड्डी हैं, 8 हड्डी हैं यहाँ पे, और वहां 7 है। हाँ, एक हिंज, वेरी नाइस, हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट। देखो ये हाथ आगे जाता है और मैं ऐसे ऐसे मोड़ नहीं सकती, पीछे नहीं मुड़ सकता, ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल हो जिसमें, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या पॉसिबल है? वन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। बिल्कुल क्लियर है। ग्लिनोइड कैविटी, एसिटाबुलम, एवरीथिंग क्लियर? दिस इज स्टर्नम, क्लैविकल, स्कैपुला, स्टर्नम, क्लैविकल, स्कैपुला। अब क्वेश्चन है मेरा एक तुमसे, मैम फीमर बोन को और क्या बोलते हैं? फीमर बोन को फीमर बोन ही बोलते हैं। थाई बोन। हाँ, थाई बोन बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थाई बोन बोल सकते हैं। फीमर बोन इज योर थाई बोन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग bone is not the part of pectoral girdle? Option A is scapula, option B sternum, option C ischium, and option D both B and C.
Which of the following is not the part of pectoral girdle? Answer it बच्चों. कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं. फटाफट से करो. मैम सी। सी है मैम। ये आया हरदीप का आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. सी। सी पे मत अटको, एक नजर आगे बढ़ाओ. डी भी है सी के बाद. हाँ, अब तुक्का मार रहे हो तुम. ऐसे मैडम डी इज द राइट आंसर. प्यूबिस बोन तो हमने लिखा ही नहीं त्रिशा यहाँ पे. बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर. इस्चियम किसकी बोन है? पैल्विक गिर्डल की. और स्टर्नम की बोन को स्टर्नम चेस्ट बोन है, पेक्टोरल गिर्डल में इंक्लूड नहीं करते इसे. पेक्टोरल गिर्डल में अपन 2 ही हड्डियां काउंट करते हैं, एक क्लेविकल, दूसरी स्कैपुला. स्कैपुला. ठीक है, 2 हड्डियां हैं पेक्टोरल गिर्डल में, एक क्लेविकल, दूसरी स्कैपुला. ये देखो इधर स्लाइड्स में मैंने वैसे बोन लिख रखी है, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसको. सारी बोन्स को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो टोटल जितनी बोन्स आपके अंदर कितनी है बताओ, उतनी हो जाएगी. 206. उतनी 206 बोन रही आप. ठीक है, चलो अब बस टाइम तो 15 मिनट ज्यादा हो गया. इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल, ठीक है, आप लोग तो बोल भी नहीं रहे हो, मैं ही बोल रही हूँ. आप क्या कंफर्टेबल हो गए? 10 मिनट और रुकेंगे, एक्सक्रीशन क्वेश्चन करके जाएंगे, एक्सक्रीशन और सेल वाले के. देन वी आर डन विद द होल रिवीजन. वी आर डन विद द होल रिवीजन. ठीक है ना. और स्ट्रेंथ लास्ट तक 45 बनी हुई है. दैट मींस यू आर क्वाइट वेल. चलो पानी पी लो थोड़ा थोड़ा. सबके पास है? यू हैव वाटर? ड्यूरिंग बर्थ बच्चे, एक तो आपका जो कॉक्सिक है 5 हड्डी, उसकी बढ़ा लो. ठीक है, एंड सैक्रम की बढ़ा लो आप, उसकी हड्डियां बढ़ा लो 5, मतलब वो फ्यूज हो जाती हैं हमारे अंदर. बाकी तो सेम ही है ऑलमोस्ट. अच्छा, नेट ज्यादा नहीं बचा अब. चलो जब तक है नेट को निचोड़ लेते हैं आज की क्लास में ही. बचा लो इसको थोड़ा सा कैसे करके. चलो मैं फटाफट करा दो क्वेश्चंस. पानी वानी पी लो, ब्रेक ले लो, 2 मिनट का चाहिए तो. इफ यू वांट दैट यू कैन टेक दैट. करें स्टार्ट? तुम कहोगे तो ही करेंगे. यस यस मैम। मैम. यस मैम. कर लें? चलो देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं. बीच बीच में देखती रहती हूँ मैं कि कौन उड़ गया है, कौन बना हुआ है. ठीक है, अब की बार नंबर इंप्रूव चाहिए मेरे को बच्चों. ओके मैम। ठीक है, बढ़िया से करेंगे. और कोई डाउट है तो पूछ लिया करो यार, बाकी कोई दिक्कत है नहीं. और हंसते हंसते पढ़ते हैं जितना होता है. तो देखो मार्क्स की टेंशन तो करनी ही नहीं है. मेरे को करनी है मार्क्स की टेंशन, तुमको थोड़ा ना करनी है. मुझे टेंशन होगी, वो मेरे बच्चों के इतने नंबर आए हैं, इतने आए थे पिछली बार, अब इतने बढ़े हैं, इतने घटे हैं. ये मेरी टेंशन है, तुम्हारी थोड़ी ना है. तुम्हारी क्या टेंशन है? तुम्हें तो बस अपना 100% देना है. बस तुम्हें अपना 100% लगाना है. हर बार ये सोचना है मेरे को अपना 100% लगाना है बस. डिसऑर्डर, कौन से डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं बच्चे? हैंग हो गया क्या सिस्टम? मैम इसका ऑप्शन नहीं है? हाँ इसके ऑप्शन है, ये रहे. मैम अलग अलग है ना क्वेश्चन भी तो होने चाहिए. अच्छा क्वेश्चंस दिख नहीं रहे, 1 मिनट में जूम कर देती हूँ. मैम यहीं पे लिख लीजिए आप आंसर, हम बता रहे हैं. इसी स्लाइड पे. इसी पे आप लोग मैच करवा लो. मैम ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का डी. ठीक है, ए का 4 हो गया. और बताओ. सी मैम. डॉट का एक्मुलेशन यूरिक एसिड ऑफ जॉइंट. वेरी नाइस. बी का फर्स्ट हो बी गया. का 1। सी का बी. सी का बी. सी का सी का बी. सेकंड डी का थर्ड. एंड डी का थर्ड. बिल्कुल सही जवाब. अब अपने को क्या चेक करना है? यही आंसर है जो तुमने बता दिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थर्ड. Which of the following statement is correct? बताइए. Descending limb of loop of handle impermeable to water. आया हुआ है सवाल. Ascending limb बता रखा है ये मैंने, बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट बता दो. जो descending limb है that is impermeable to water, गलत बात है. करेक्ट है. ए. Descending limb, ascending limb of loop of handle is permeable to water. अरे ए कैसे कर रहे हो आप लोग? मैम डी होगा.
डिसेंडिंग, वही मैं कह रही हूँ, आप लोग ए कैसे कर रहे हो, इतने सारे बच्चे ए ऑप्शन डी ये तो गलत है ना। मेरे को दोबारा लगी पढ़ने में, मैंने दोबारा पढ़ा। डी होगा। Ascending limb of Lupo family is permeable to electrolytes and ascending limb of Lupo family is impermeable to water. Ascending limb of Lupo family is impermeable to water. डी होगा बिल्कुल, ठीक है। और बताइए क्वेश्चन 10। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे 10 लिखा है, आप लोगों के लिए तो 3rd ही है। आंसर कीजिए। मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में है? रीनल वेन, डोर्सल ऑर्टा, हेपेटिक वेन। हेपेटिक बताओ, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचो। डोर्सल ऑर्टा बेटा, डोर्सल ऑर्टा, ये देखो ये तुम्हारा दिल है, ये बना दिया अपन ने दिल, और ये है अपना वेंट्रिकल, और यहां से निकल रहा है ऑर्टा, और ऑर्टा लेके जा रहा है एकदम साफ स्वस्थ खून तुम्हारी बॉडी में। तो इसमें तो मतलब ही नहीं अशुद्धि होने का, कोई यूरिया नहीं इसमें। बच्चे कह रहे हैं ए रीनल वेन। हाँ अभी आंसर आया। रीनल वेन वो है जो किडनी से ब्लड को लेके आ रही है। किडनी से जो ब्लड ला रही है वो सारा जो वेस्ट में था वो तो किडनी में छोड़ा ही ना, और साफ सुथरा ब्लड किडनी से लेके आ रही है, वो वेस्ट सारा छोड़ा ही वो किडनी में, तो रीनल वेन में नहीं है जाता। सी होगा हेपेटिक वेन। और अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूं। मैम बता दो। नो मैम नेक्स्ट। हिपेटिक, चलो एक भी बच्चे ने बता दोगे तो अपन बताएंगे। हिपेटिक पोर्टल वेन क्या है? हिपेटिक पोर्टल वेन वो है जो आपका इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में चल रहा है सिस्टम, ठीक है। जो आपका डाइजेस्टिव से या जो आपका न्यूट्रिशन सारा, ये जो क्या बोलते हैं अमीनो एसिड, शुगर, ये सब जो इंटेस्टाइन तक लेके जा रही है, ठीक है ना, यहां से जो लीवर को जा रही है, दैट इज हिपेटिक पोर्टल वेन। जो लीवर से किडनी को जा रही है, दैट्स ओनली हिपेटिक वेन, ठीक है। Which chapter? This is excretion chapter. Human urine usually acidic because human का urine अमोनिया। अमोनिया। ह्यूमन का यूरिन एसिडिक क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स एसिडिक हैं, पोटेशियम। इसमें अमोनिया लिखा कहाँ है बच्चे? अमोनिया अमोनिया कर रहे हो। मैम बी होगा। पोटेशियम और सोडियम आयन की वजह से किसको एसिडिटी होने लगी, ये बता दो मुझे। मैम सी होगा। हाँ हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिटी होती है, फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन होते हैं। यूरिन का कंपोजिशन पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है यूरिन में, फटाफट बता दो जल्दी सी। मैम एच आयन, पोटेशियम आयन, वाटर है मेनली तो, और मेनली तो यूरिया है, कुछ वाटर है, कुछ सोल्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो येलो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट सोल्ट, कौन बताएगा? इसका मैं बता ही नहीं रही हूँ, आप लोग नोट्स में चेक करके आएंगे, मैंने बताया था। प्लांट। हाँ जी मैम प्लांट। प्लांट। बच्चा यूरिन की बात हो रही है बेटा, यूरिन की बात हो रही है, ठीक है ना, एनिमल, कोई बात नहीं। यूरिन का कंपोजिशन मैं बोल रही हूँ, आप लोग देख के आएंगे। एक पिगमेंट मैंने छोड़ा है। वेरी नाइस, एक बच्चे का आंसर आया यूरोक्रोम। वेरी नाइस, यूरोक्रोम, ठीक है ना। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? बताइए। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी के अंदर, क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। इसके कारण सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, एकदम से ज्यादा सोडियम ब्लड में जाने लग जाता है। कौन है वो? अरे याद करो, मैम लिख दिया करो चैट बॉक्स में, मेरे को समझ नहीं आता तो तुम बी बोलते हो कि सी बोलते हो। ग्लोमेरुलस के अंदर जब यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है तो मैक्युलर डेंसा सेल चिल्लाती हैं डीसीटी वाली सेल्स को, यहाँ पे जक्स्टा सेल्स लगे। बच्चे ए आंसर, वेरी नाइस, ए इज द राइट आंसर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कराता है, लिख लो इसको, एडीएच बढ़ेगा तो वाटर ज्यादा रीएब्सॉर्ब होगा, और एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो सोडियम ज्यादा रीएब्सॉर्ब होगा। एक पॉइंट और ऐड कर लो, पिट्यूटरी से आता है एडीएच, एड्रीनल ग्लैंड से आता है एल्डोस्टेरोन, ये तुम पढ़ चुके हो।
मैम और किडनी दोनों को ही स्टिमुलेट कौन करता है? एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन सेकंड किसने बनवाया? रेनिन ने। और रेनिन किसने निकाला? जक्स्टा सेल्स ने। और जक्स्टा सेल को किसने कहा रेनिन बनाने के लिए? जक्स्टा सेल को रेनिन बनाने के लिए किसने कहा? मैकुला, वेरी नाइस, मैकुला डेंसा सेल कहाँ पे है? आपके एफेरेंट आर्टेरियोल में ये सेल्स लगी हुई हैं। नहीं लगी होती तो बीपी कम होने पे आप चक्कर खा के पड़ ही जाते, बचते नहीं फिर आप। These are the last question of today's class. फटाफट से करके बता दो। इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ तो बहुत बेकार क्वेश्चन आ गए, मत करो इसको। Who proposed the cell theory से भी मत करो। Who proposed that new cells arise from cell division, इसका बता दो चलो। मैम रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। स्मॉलेस्ट सेल बताओ। माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा। वेरी नाइस। बैक्टीरिया मत करना, माइकोप्लाज्मा है, इज्जत मत खराब करना। प्रोकैरियोटिक सेल्स विच हैव, ये क्या लिखा है? विच हैव आर्किटेक्चरल रीजन्स। अरे मैम आर्किटेक्चरल मतलब रीजन्स। मेरे को खुद ही नहीं, मैंने क्वेश्चन अभी देखा है, ये गड़बड़े क्वेश्चन में। हाँ, इसने ऐसा दे दिया होगा करके, आर्किटेक्चरल रीजंस पता नहीं कैसे दे दिया। बना कैसे है ये इससे ये पूछा है? पता नहीं व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से। बकवास सवाल लग रहा है बच्चे, छोड़ दो इसे, लीव इट, क्योंकि न्यूक्लियस प्रॉपर होता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। और लास्ट ऑप्शन में ए बी सी दिया है, अगर ए और बी देते तो भी हम थोड़ा कुछ सोच लेते, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन ए दिया है, लीव द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज मैम अपेंडेजेस तो होते ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इज नॉट एप्रोप्रिएट, लीव द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड। मैम पॉलीसोम। वेरी नाइस, एवरीबॉडी नो इट, आई नीड टू एक्सप्लेन। एवरीबॉडी नो इट? पता है। किसी को नहीं पता तो वो बता दो, जो पता है तो वो तो चुप ही रहो, फिर मुझे पता है आप लोगों को पता है। विच स्ट्रक्चर पोजेस फ्लैजेलिन प्रोटीन? बल फ्लैजेलिन प्रोटीन में है। सेल वॉल ऑफ द एल्गी इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी है एल्गी की सेल वॉल? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। प्रोटीन। प्रोटीन। नॉट ओनली प्रोटीन, सेलुलोज है, कुछ हेमिसेलुलोज, मैनन्स हैं, ग्लैक्टन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। मैम ये मैनन्स क्या होता है? मैनन्स लिपिड का ही एक पार्ट है। आप ऐसा मानो पॉलीसेकेराइड ही है। मैनन्स और ग्लैक्टन्स बोथ आर पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। और पॉली में भी आप कह सकते हो ओलिगोसेकेराइड्स है। ये बहुत लंबी चेन नहीं है शुगर की, ठीक है, छोटी चेन है शुगर की। तो सेलुलोज तो चेन है शुगर की, इसके अलावा ग्लैक्टन्स और मैनन्स है इसके अंदर, दे आर आल्सो ओलिगोसेकेराइड्स। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organelle possess hydrolase enzyme? मैम लाइसोसोम। वेरी नाइस। राइबोसोम। बाकी सब बच्चे भाई कहाँ हो? आंसर है ना चैट बॉक्स में करो, ताकि मुझे पता लगे कौन आंसर कर रहा है। हाँ जी, आंसर सब बच्चों का नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ, अब आया है, चीनू, त्रिशा, स्नेहा, ठीक है। हाँ, चैट बॉक्स में करना है आंसर। सुना सुना अच्छा नहीं लगता चैट बॉक्स, जब तक तुम्हारी एकदम तहलका सा मचा रहना चाहिए चैट बॉक्स में आंसरों का। ल्यूकोप्लास्ट विद स्टॉप प्रोटीन इज नोन एज, वेरी सिंपल, बता दो। वो ल्यूकोप्लास्ट जिसमें प्रोटीन हो उसे क्या बोलते हैं? इकरा ने ए टाइप कर दिया है, बाकी के इकरा ने कई बच्चों के नाम का हिस्से का आंसर कर दिया है। बाकी के बच्चे कोई सीख भी कह रहा है। अमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है ना, नॉट प्रोटीन बच्चे। तो जो बच्चे सी कह रहे हैं वो थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ल्यूरोप्लास्ट होगा, ठीक है। ए वुड बी द राइट आंसर, नॉट सी। प्रोटोप्लास्ट सराउंडिंग द सेंट्रियोल इज कॉल्ड, सेंट्रियोल के चारों तरफ जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फेयर, सही है। लाइक अ जाइगोट ऑफ एनी सेल ऑफ बॉडी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू, अगर किसी सेल में डिवाइड करने की टेंडेंसी है जाइगोट की तरह, तो सेल को क्या बोलेंगे? क्या है उसके अंदर? डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, टोटिपोटेंसी। ग्रोथ। मैम ग्रोथ। जाइगोट की तरह बोला, जाइगोट की तरह मतलब कि क्या है? सेल अपने आप बहुत ज्यादा नंबर में डिवाइड कर सकती है। ग्रोथ जो है बी नहीं, समझो डिफरेंस, समझो। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और टोटिपोटेंसी में अंतर है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो ये भी है। डिफरेंशिएशन क्या है कि ये स्टेम सेल थी पहले, अब ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो गई तुम्हारी आरबीसी में, ब्लड बना रही है आरबीसी की, इसमें हीमोग्लोबिन है, ये सब है। जब एक सेल एक स्पेशल फंक्शन ले ले,
ठीक है ना। अभी जाइगोट की सेल्स थी, उसमें जाइगोट जब एम्ब्रियो बन रहा था तो उसमें कोई फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हुआ था। उसके बाद एक सेल जो है वो हार्ट में चली गई, एक सेल लंग्स में चली गई, डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं। टोटोपोटेंशियल सिंपल नॉर्मल डिवीजन, जैसे जाइगोट डिवाइड कर रहे हैं वैसा डिवीजन, ठीक है। इसने कंपैरिजन बोल दिया ना, लाइक जाइगोट। अगला क्वेश्चन बताओ, विच ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल ग्रेन्यूल, सीलिया एंड फ्लैजेला? बोल दो जल्दी से बोल दो। बेसल ग्रेन्यूल, सीलिया, फ्लैजेला कौन सी ऑर्गेनेल से बनते हैं? सेंट्रोसोम। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में कितने होंगे, ये किस पे निर्भर करता है? वो सेल कैसी है, साइज पे डिपेंड करता है। एक सेल छोटी है लेकिन उसे एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, मान लो। बर्ड्स में एक्टिविटी ऑफ द सेल, उसकी एक्टिविटी पे कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। हाउ मेनी बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर? लगभग कितनी? 4। ठीक, so we have done with the revision, ठीक है, and we have done with the class, and thanks to all of you to stay here till 2 hours, ठीक है ना। फिर भी बहुत स्ट्रेंथ है, आप लोग रुके, that's also a very nice thing। अब रुके हो तो कुछ अच्छी बातें बताएंगे और फिर हम जाएंगे। सभी के मैम आंसर 5 मिनट नेक्स्ट क्लास में जल्दी बता दो। हाँ जी बच्चे, मैम सिर्फ 5 मिनट बचे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, अब जल्दी बता दो। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट बचे तो आप चले जाओ। बस मैं यही बता रही थी कि आपको पेपर कैसे करना है। लंबा आप नहीं सुन पाओ ना तो यूट्यूब पे मेरा रिकॉर्डिंग है एंडोक्राइन का एक, उसमें मैंने ना स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है ये, तो आशी मैम का ऐसा करके लिंक में मिल जाएगा आप, ठीक है। अदरवाइज मैं ये वाला भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और कुछ बहुत ज्यादा नहीं, आप जा सकते हो बच्चे, क्लास है तो आपको 5 मिनट का रेस्ट भी चाहिए, सो यू कैन गो देन, ठीक है। और बाकी के सारे बच्चे बेटा पेपर को अटेम्प्ट करने का ना तरीका धीरे धीरे अपना सीखो। पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहले बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, और पेपर कभी भी एक राउंड में नहीं करते हैं, पेपर को 2 से 3 राउंड में करते हैं। अब की बार ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है। पहले राउंड में सिर्फ वो सवाल करने जो आपको आते हैं। ऐसा नहीं करना कि एक सवाल पे 5 मिनट भी लगा दिया और वो सवाल भी नहीं बना, वो बहुत दुख की बात हो जाती है। 5 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 मिनट भी नहीं लगानी। ऐसे सवाल जो तुम्हें बिल्कुल जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने लगे, तुम्हें नहीं बन रहा, तुम लगा रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो, 3 मिनट वेस्ट होगी और तुम्हारा सवाल भी नहीं बना। दिमाग में प्रेशर डबल बढ़ जाएगा। क्यों? तुम्हारा दिमाग ऐसा बोलेगा, ओ बेटा अभी तो 60 क्वेश्चन और पड़े हैं, अभी तो 80 क्वेश्चन और पड़े हैं, अभी तो इस पे ही है। ये चीज एक प्रेशर क्रिएट करती है माइंड में, और माइंड में जब प्रेशर क्रिएट होता है ना तो तुम फ्रस्ट्रेशन में आते हो, हड़बड़ी में आते हो, और उसके कारण क्या होता है, जो तुम्हें आती है ना चीजें वो पेपर में गलत हो जाती है। पेपर में नंबर कमाने का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि हमें चीजें नहीं आती, उसका कारण दूसरा होता है। कई बार हम पेपर को करने का तरीका नहीं जानते, ठीक है। ओके सरिता, आई होप सो ऑल्सो। बाय बाय बेटा बाय। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखना, और हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि ये मैं आपको बस बता सकती हूँ। अभी आप लोग फील इसे बहुत लेट कर पाओगे कि पढ़ाई है, सब कुछ है, ठीक है ना, मार्क्स वगैरह हम इन सब चीजों से ही तोलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि एक बच्चा जिसके पास डिटर्मिनेशन है, जिसके पास करेज है, जिसके पास हार्डवर्क करने का मतलब, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट, वो कुछ भी कर सकता है। ये भगवत गीता का श्लोक में भी लिखा है बच्चे कि जो बच्चा डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज को आगे करने के लिए चलता है ना, तो उसका तो भगवान खुद साथ देते हैं। और जब भगवान साथ देंगे तो फिर आपको क्यों डरना है। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ, आई डोंट नो, वी विल मीट आफ्टर द क्लास व्हेन, मतलब रिवीजन से पहले अब एक लंबे टाइम का गैप आ रहा है, आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों का जो मेंटल स्टेट, आई नो दैट, तो उसको समझते हो आई एम टॉकिंग दीज थिंग्स, कि आपको वो डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखना है। सिर्फ एक लाइन अपने आप से रोज बोलनी है, नो मैटर व्हाट, मुझे करना है। नो मैटर व्हाट का मतलब पता है क्या होता है? कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो में फिर सब कुछ आ गया। चाहे तुम्हारे मार्क्स कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा बैच कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा स्कूल कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी सिचुएशन कुछ भी हो, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसा भी हो, हाँ जा सकते हैं बच्चे, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारी हो गई है, ठीक है। So just say to yourself कि कुछ भी हो हमें करना है। थैंक यू मैम। Okay, we will meet soon. Bye, take care, have good studies and have a nice day. We have taken a 2-hour class. बाय मैम। Bye beta, bye. Thank you. Bye beta, bye. बाय मैम। Bye. हाँ जी बेटा बोलो।